जीवप्ती त्रिपाठी यांकई का भाव बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी अप्रत्याशित घटना घटित होगी। हालांकि उसने प्रयोग किया था, वह जानता था कि वह अमृत रस यांक गुण के अलावा अन्य प्रकार की ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकता है और उन्हें अपनी हड्डियों में जमा कर सकता है। लेकिन अब उसने 9 यिन जीवन शक्ति संघनन ओस 9 यिन युआन कंडेंसिंग ड्यू का आधा हिस्सा कैसे अवशोषित कर लिया, और वह भी इतनी तीव्र गति से। आखिरकार ये वह चीज़ थी जिसकी आवश्यकता रवीना सिंह शियनिंग चैंग को थी। उसे क्या करना चाहिए? अपना सिर घुमाते हुए जीवप्ती त्रिपाठी का भाव थोड़ा अजीब था। जैसे ही वह उसे ये सब समझा नहीं पा रहा था, रवीना सिंह एक भीनी भीनी सुगंध के साथ पहले ही उसके सामने आ चुकी थी। इस समय इस छोटी वरिष्ठ बहन लिटिल सीनियर सिस्टर का चेहरा लाल था, उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं और उसकी स्पष्ट और पवित्र आंखें शर्म से घबराई हुई थीं। छोटे भाई, इसे सहन करो, रवीना सिंह अचानक बोली। धीरे से एक हाथ बढ़ाया, जीवप्ती त्रिपाठी की गर्दन के चारों ओर लपेटा और धीरे से उसका सिर नीचे खींच लिया। उसका हाथ थोड़ा ठंडा था, लेकिन नर्म, मानो बिना हड्डी का हो, जैसे शुरुआती सर्दियों का पहला हिमपात जो जीवप्ती त्रिपाठी के लिए एक ताज़ा ठंडक लाया। अपने पंजों पर खड़ी होकर रवीना सिंह ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी लंबी पलकें बेचैनी से कांप रही थीं। फिर उसने अपना घूंघट उठाया, अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपने माणिक जैसे लाल होंठ जीवप्ती त्रिपाठी के मुंह पर दबा दिए। 2 नर्म होंठ और एक रोमांचक लड़की की सुगंध, गर्ल्स फ्रेग्रेंस, उसकी नाक की नोक पर छाई हुई थी। जीवप्ती त्रिपाठी स्तब्ध रह गया। इस क्षण उसे अंततः समझ आया कि जब उसने पूछा था कि 9 यिन जीवन शक्ति संघननोस को कैसे एकत्र किया जाता है, तो कोषाध्यक्ष अनीश पाल यादव, ट्रेजरर मेंग और रवीना सिंह इतने अस्पष्ट क्यों थे और उसे बताने को तैयार क्यों नहीं थे। मूल रूप से जीवप्ती त्रिपाठी कारण के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन इस क्षण उसे अचानक एहसास हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक खजानों, हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल ट्रेजर्स को एकत्र करने के सभी प्रकार के अजीब तरीके होते हैं। हर प्रकार के आध्यात्मिक खजाने को एकत्र करने के लिए एक अलग तरीका चाहिए होता है, लेकिन 9 यिन जीवन शक्ति संघननोस को एकत्र करने का तरीका इतना सुंदर और मीठा था। जैसे ही उनके होंठ मिले, जीवप्ती त्रिपाठी की सांसें तेज हो गईं और उसका गला जलने लगा। हालांकि उसके मुंह में 9 यिन जीवन शक्ति संघननोस थी, फिर भी वह अपने रक्त के उबाल को दबा नहीं सका। रवीना सिंह और भी असहज थी। अपने होंठ उसके होंठों पर दबाने के बाद वह एक मूर्ति की तरह गतिहीन रही। उसका चेहरा खून की तरह लाल था और उसके दिल की धड़कन किसी युद्ध के ढोल की तरह शक्तिशाली और तेज थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे और स्पष्ट रूप से घबराई हुई थी। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी 9 यिन जीवन शक्ति संघननोस को वश में करने के सिद्धांत और विशिष्ट तरीके को पूरी तरह से नहीं समझा, वह जानता था कि वह हमेशा इस अवस्था को बनाए नहीं रख सकता। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने रवीना सिंह की पतली कमर, विलोई वेस्ट को पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। फिर उसने अपनी जीभ की नोक का उपयोग करके अपने मुंह में 9 यिन जीवन शक्ति संघननोस को लपेट लिया। उसने उसके मोती जैसे सफ़ेद दांतों को खोला और उस प्राकृतिक खजाने, नेचुरल ट्रेजर को उसके मुंह में भेज दिया। 9 यिन जीवन शक्ति संघननोस की ठंडक से उत्तेजित होकर रवीना सिंह को आखिरकार अपनी कुछ समझ वापस मिली। उसने 9 यिन जीवन शक्ति संघननोस को स्वीकार किया और उसे अपने पेट में निगल लिया। एक मीठी और सुगंधित अनुभूति उसकी जीभ की नोक से अंतहीन रूप से लहरें बनाने लगी। दोनों के शरीर कसकर एक दूसरे से चिपके हुए थे। जीवप्ती त्रिपाठी का ऊपरी शरीर नंगा था, इसलिए उसकी इंद्रियां और भी संवेदनशील थीं। उसके जैसा एक युवा और शक्तिशाली युवक, यंग एंड विगरस यूथ, इस तरह के प्रलोभन का विरोध कैसे कर सकता था? लगभग सहज रूप से जीवप्ती त्रिपाठी ने रवीना सिंह को एक हाथ से कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ का उपयोग करके उसके गोल और सुडौल नितंबों, राउंड एंड पर की बटक्स पर चढ़ गया और उन्हें सहलाया। अपनी छाती में 2 भरपूर गांठों, लम्प्स ऑफ फुलनेस को महसूस करते हुए और दूसरे के शरीर की गर्मी को महसूस करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी की सांसें और तेज होती गईं। कुछ देर तक सावधानी से उन्हें सहलाने के बाद उसका बड़ा हाथ सामने की ओर गया और ऊपर चढ़ गया। आश्चर्यजनक लोच, अमेजिंग इलास्टिसिटी से भरे 2 जेड शिखरों, जेड पीक्स को बेतहाशा रगड़ने लगा। रवीना सिंह के मुंह से एक करुण आवाज मोंट निकली। जीवप्ती त्रिपाठी ने देखा कि उसकी बड़ी आंखें धीरे से एक दरार खुल गईं। उसकी पलकें कांप उठीं, लेकिन जब उसने महसूस किया कि वह उसे घूर रहा है, तो उसने डर के मारे जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। भारी सांस लेना, उनके शरीरों का आदान प्रदान, उनकी जीभों का स्पर्श और उनकी आत्माओं का मिश्रण, युवा लड़के और लड़की अपने आसपास की हर चीज को लगभग भूल चुके थे। वे एक दूसरे को कसकर गले लगा रहे थे, मानो वे एक दूसरे के शरीर में विलीन होने का इंतजार नहीं कर सकते थे। अचानक जीवप्ती त्रिपाठी को अपनी जीभ पर दर्द महसूस हुआ और वह चीख पड़ा। इस अवसर का फायदा उठाते हुए रवीना सिंह ने दोनों हाथ जीवप्ती त्रिपाठी की छाती पर रखे। अपने मोती जैसे सफ़ेद दांतों को दबाते हुए उसने बलपूर्वक धक्का दिया और जल्दी से जीवप्ती त्रिपाठी के आलिंगन से बच निकली। तुमने मुझे क्यों काटा? जीवप्ती त्रिपाठी को लगा कि उसकी जीभ काट ली गई है और उसके मुंह में खून का स्वाद था।
रवीना सिंह ने एक हाथ से अपनी छाती को ढांक लिया। उसके स्तन ऊपर नीचे हो रहे थे क्योंकि वह सांस ले रही थी, अपनी तेज धड़कन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर बाद उसने कहा, मुझे माफ़ करना, नौयीन जीवन शक्ति संघनन ओस को परिष्कृत करने के लिए मुझे आपकी जन्मजात शुद्ध अमृत रस शक्ति अनेट प्योर यांगची और आपकी जीभ से रक्त की एक बूंद अ ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम योर टंग चाहिए। नौयीन जीवन शक्ति संघनन ओस को परिष्कृत करने के लिए शुद्ध अमृत रस शक्ति यांगची की आवश्यकता थी। अमृत रस शक्ति जितनी शुद्ध होगी उतना ही अच्छा होगा। जीवप्ती त्रिपाठी सच्ची यांग गुप्त तकनीक ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट का अभ्यास करता था, इसलिए वह निस्संदेह आवश्यकताओं को पूरा करता था। लेकिन इसे परिष्कृत करने के लिए जन्मजात शुद्ध अमृत रस शक्ति और उसकी जीभ से रक्त की एक बूंद की आवश्यकता थी। जन्मजात शुद्ध अमृत रस शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे खेती कल्टिवेशन के माध्यम से प्राप्त किया जा सके। इसके बजाय यह एक रहस्यमय ऊर्जा थी जो जन्म से ही हर आदमी के शरीर में मौजूद थी। एक महिला के साथ अंतरंग संबंध रखने के बाद ये गायब हो जाएगी। सामान्य समय में इस ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं था, यहाँ तक कि अगर यह खो भी जाती तो भी इसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये कुछ स्थितियों में आवश्यक थी, जैसे कि वर्तमान स्थिति। इससे पहले जब जीवप्ती त्रिपाठी ने ठंडी ऊर्जा को महसूस किया जो उसके शरीर से बाहर निकली और नौयीन जीवन शक्ति संघनन ओस को लपेट लिया, तो वह जन्मजात शुद्ध अमृत रस शक्ति थी। इसलिए कोषाध्यक्ष अनीश पाल यादव ने जीवप्ती त्रिपाठी से पूछा था कि क्या वह कुंवारा वर्जिन है। केवल एक कुंवारे के पास ही जन्मजात शुद्ध अमृत रस शक्ति होगी और केवल एक कुंवारे की जीभ का रक्त ही नौयीन जीवन शक्ति संघनन ओस को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रवीना सिंह की बातें सुनकर जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना मुंह छुआ और गंभीरता से कहा, तो ऐसी बात है। क्या ये पर्याप्त है? अगर नहीं तो मेरे पास और भी है। क्या ये सिर्फ उसकी जीभ से रक्त की कुछ बूंदें नहीं थीं? रवीना सिंह इतनी शर्मिंदा थी कि वह छिपने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहती थी। उसने बार बार सिर हिलाया, ये काफ़ी है, एक बूंद काफ़ी है। ओह! जीवप्ती त्रिपाठी थोड़ा निराश महसूस किए बिना नहीं रह सका। अपनी जीभ की भावना को याद करते हुए वह इसके बारे में सोचे बिना couldn't help but reminisce नहीं रह सका। ये पहली बार था जब वह किसी महिला के साथ इतना अंतरंग हुआ था। छोटी वरिष्ठ बहन, जीवप्ती त्रिपाठी ने झिझकते हुए उसे पुकारा। उसकी आंखों में एक उग्र प्रकाश फायरी लाइट चमक रहा था। रवीना सिंह अचानक घबरा गई। वह जीवप्ती त्रिपाठी के शब्दों में छिपे अर्थ को कैसे नहीं समझ सकती थी। उसने जल्दी से कहा, आप घायल हैं, इसलिए आपको पहले ठीक होना चाहिए। मुझे भी जल्दी करनी है और नौयीन जीवन शक्ति संघनन ओस को परिष्कृत करना है। ओह! जीवप्ती त्रिपाठी को याद आया कि उसने एक बार कहा था कि यदि नौयीन जीवन शक्ति संघनन ओस को प्राप्त करने के 2 घंटे के भीतर परिष्कृत नहीं किया गया तो ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। जीवप्ती त्रिपाठी बस उसे यह बताने वाला था कि उसने गलती से नौयीन जीवन शक्ति संघनन ओस का आधा हिस्सा चूस लिया है, लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, उसकी दृष्टि काली हो गई और पूरी दुनिया घूमने लगी। फिर वह जमीन पर गिर गया और उसकी चेतना तेजी से फीकी पड़ गई। छोटे भाई, रवीना सिंह डर के मारे पीली पड़ गई। वह जल्दी से आगे बढ़ी और उसे उठाने में मदद की। थोड़ी सी जांच के बाद उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने पाया कि जीवप्ती त्रिपाठी की नाड़ी अत्यधिक कमजोर एक्सट्रीमली वीक थी और उसकी जीवन शक्ति वाइटैलिटी अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसके शरीर में जीवन शक्ति युआनची अत्यंत धुंधली और अराजक ब्लीक एंड कैओटिक थी, मानो वह एक दीपक हो जिसका तेल खत्म हो गया हो। यह कोई छोटी बात नहीं थी। रवीना सिंह का दिल लगभग सिकुड़ गया। ये कैसे हो सकता है? अभी तो वह ठीक था, अभी तो वह उसके साथ था। वह अचानक बिना किसी चेतावनी के बेहोश कैसे हो सकता है? लेकिन इस जांच ने रवीना सिंह को ये जानने दिया कि जीवप्ती त्रिपाठी की चोटें कितनी गंभीर थीं। पेट और कंधों पर लगे घावों को कहने की ज़रूरत नहीं है, उन पर पहले ही पट्टी बांध दी गई थी। लेकिन एक भयंकर युद्ध के बाद घाव फिर से खुल गए और खून बहने लगा। सबसे गंभीर चोट उसकी छाती पर लगी थी। उसकी पसलियों की 5 हड्डियां टूट गई थीं और अंदर की ओर धंस गई थीं, जिससे लगभग उसका दिल और फेफड़े घायल हो गए थे। वेनफेई चेन का हथेली का वार गुस्से से भरा हुआ था। उसे रोकना इतना आसान कैसे हो सकता था? गद्यांश का भावार्थ और मुख्य बिंदु। ये गद्यांश जीवप्ती त्रिपाठी, यांगकई और रवीना सिंह चियनिंग चैंग के बीच एक महत्वपूर्ण और अंतरंग क्षण को दर्शाता है, जो उपन्यास के भावनात्मक और खेती कल्टिवेशन से जुड़े पहलुओं को उजागर करता है। तारांकन अप्रत्याशित घटना। जीवप्ती त्रिपाठी अनजाने में रवीना सिंह के लिए आवश्यक 9 यिन जीवन शक्ति संघनन ओस 9 यिन यू एंड कंडेंसिंग ड्यू का आधा हिस्सा अवशोषित कर लेता है। यह उसकी अमृत रस यांग खेती की असाधारण क्षमता को दर्शाता है, लेकिन एक जटिल स्थिति पैदा करता है क्योंकि रवीना को इसकी तुरंत आवश्यकता है। तारांकन अंतरंगता और उपचार। 9 यिन जीवन शक्ति संघनन ओस को परिष्कृत रिफाइन करने का तरीका बहुत ही अनूठा और अंतरंग है। इसे मुंह से मुंह किस के द्वारा स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
तारांकन रवीना सिंह छोटी वरिष्ठ बहन पहले पहल शर्माती है, लेकिन अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए साहस जुटाकर जीवप्ती त्रिपाठी को चूमती है और उसे स्थानांतरित करती है। तारांकन इस प्रक्रिया में जीवप्ती त्रिपाठी अपनी जन्मजात शुद्ध अमृत रस शक्ति अनेकप्यो यांगची और जीभ से रक्त की एक बूंद देता है, जो 9 यिन जीवन शक्ति संघननों के परिष्करण के लिए आवश्यक है। ये कुंवारेपन वर्जिनिटी की शर्त को भी स्पष्ट करता है, जिसके बिना यह ऊर्जा अनुपयोगी हो जाती है। तारांकन भावनात्मक उथल पुथल, इस अनियोजित अंतरंगता से दोनों ही पात्र उत्तेजित और घबराए हुए हैं। जीवप्ती त्रिपाठी का युवा और शक्तिशाली विगरस्त स्वभाव उस स्थिति में नियंत्रण खो देता है और वह सहज रूप से रवीना सिंह को कसकर गले लगा लेता है। रवीना सिंह भी पूरी तरह से स्तब्ध और घबराई हुई फ्लस्टर्ड है, जो उनकी बढ़ती निकटता और भावनात्मक संबंध को दर्शाता है। तारांकन बढ़ता खतरा। जैसे ही जीवप्ती त्रिपाठी अपनी अंतरंग भावनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, रवीना सिंह उसे रोकती है ताकि वह उसको परिष्कृत कर सके। लेकिन कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है जब जीवप्ती त्रिपाठी अचानक बेहोश हो जाता है। तारांकन चोटों की गंभीरता। रवीना सिंह द्वारा जांच किए जाने पर पता चलता है कि जीवप्ती त्रिपाठी की चोटें, खासकर उसकी छाती पर जहां उसकी पसलियां टूट गई हैं, अत्यंत गंभीर हैं। उसकी जीवन शक्ति युआनची क्षीण और अराजक है, जिससे वह मृत्यु के करीब लग रहा है। ये गद्यांश युद्ध के बाद के परिणामों को और भी गंभीर बना देता है। संक्षेप में, यह एपिसोड रोमांस, रहस्य और जीवन मृत्यु के खतरे के बीच संतुलन बनाता है। अमृत रस यांग और यिन के बीच की प्राकृतिक पूरकता को खेती के तरीके से जोड़ा गया है, जबकि जीवप्ती त्रिपाठी की गंभीर चोटें कहानी को एक गंभीर मोड़ पर ले जाती हैं। भीषण युद्ध की एक रात के बाद कौन जानता था कि उसने कितना रक्त खो दिया था। अब जाकर रवीना सिंह शियनिंग चैंग को एहसास हुआ कि उसके छोटे भाई जूनियर ब्रदर का शुरू से अंत तक शांत रहना उसकी मजबूत इच्छाशक्ति स्ट्रॉन्ग विल पावर के कारण था। इस तरह की चोट के साथ अगर कोई और होता तो वे अनगिनत बार मर चुके होते, लेकिन उसने दांत पीसकर कड़वाहट से सहन किया और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आखिरी दुश्मन को मार डाला और 9 यिन जीवन शक्ति संघनन ओस्ट 9th यिन युआन कंडेंसिंग ड्यू प्राप्त किया। ये सब पूरा करने के बाद उसका मन शांत हो गया और स्वाभाविक रूप से वह और अधिक देर तक संभल होल्ड ऑन नहीं सका। अपने हृदय के दुख को सहते हुए रवीना सिंह ने जल्दी से जीवप्ती त्रिपाठी यांगकई के शरीर पर बची हुई गोलियां निकाली, फिर वेनफेई चेन के शरीर को कुछ देर तक तलाशा, खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया, फिर कुछ उपचार की गोलियां हीलिंग पिल्स निकाली और जीवप्ती त्रिपाठी को खिला दी। लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी इस समय बेहोश था, तो वह गोलियां कैसे खा सकता था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण रवीना सिंह ने व्यक्तिगत रूप से गोलियों को चबाया और उसे खिलाया। जब वह व्यस्त थी तो पूरी घाटी को सील करने वाला 9 यिन अष्टताला गठन 9 यिन 8 लॉक्स फॉर्मेशन अचानक हिल गया और ढह गया। भोर हो चुकी थी, सूर्य पूर्व से उदय हुआ और 9 यिन अष्टताला गठन अपने आप टूट गया। रवीना सिंह ने घाटी में हो रहे बदलावों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वह अभी भी जीवप्ती त्रिपाठी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। एक निरंकुश और सज्जन दैवीय चेतना टरानिकल एंड जेंटल डिवाइन सेंस चारों ओर घूम गई, जिससे रवीना सिंह का शरीर कांप उठा। उसने अचानक आकाश की ओर देखा और अगले ही पल उसके सामने अचानक एक आकृति प्रकट हुई। गुरुदेव। मानो किसी उद्धारकर्ता सवियर को देखकर रवीना सिंह को आखिरकार उन भावनाओं को व्यक्त करने का एक रास्ता मिल गया जिन्हें वह दबा रही थी, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनीशपाल यादव मैंगवुया का बुरा चेहरा सख्त था और वह रवीना सिंह को डांटने ही वाला था जब उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह चौंक उठे बिना नहीं रह सका, क्या हो रहा है। बूढ़े अनीश ओल्ड मैन मैंग रात के अधिकांश समय से 9 यिन अष्टताला गठन के बाहर इंतजार कर रहे थे, इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि इस बार 9 यिन जीवन शक्ति संघननों को वश में करने में कोई आश्चर्य नहीं होगा। आखिरकार वह इतने सालों से रवीना सिंह के लिए तैयारी कर रहे थे। सब कुछ तैयार था और जब तक जीवप्ती त्रिपाठी 9 यिन जीवन शक्ति संघननों के साथ अच्छी तरह से सहयोग करता, ये बहुत ही आसान काम होता। बस इतना था कि उनके कीमती शिष्य प्रेशियस डिसाइपल को कुछ बलिदान करने पड़े थे। रात के अधिकांश समय बाहर रहने के बाद अनीशपाल यादव भी गुस्से सल्किंग में थे। कौन सा गुरु मास्टर अपने ही शिष्य द्वारा नशीला पदार्थ ड्रग दिया जाएगा। उन्हें डर था कि वह दुनिया में अकेले ऐसे व्यक्ति होंगे। उन्हें इस बात का गुस्सा नहीं था कि उन्हें नशीला पदार्थ दिया गया और वह हार गए, बल्कि इस बात का था कि रवीना सिंह ने लापरवाही से काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला ब्लैक विंड माउंटेन में प्रवेश किया। क्या होगा अगर उसे खतरे का सामना करना पड़ता। इसलिए अनीशपाल यादव ने मूल रूप से व्यू अरे टूटने तक इंतजार करने की योजना बनाई थी, इससे पहले कि वह रवीना सिंह को डांटते। बेशक वह उसे बहुत ज्यादा डांट नहीं सकते थे। अपने इस शिष्य के प्रति अनीशपाल यादव उसे एक खजाने ट्रेजर की तरह मानते थे, लेकिन उनके सामने के दृश्य ने उनके मुंह पर आए शब्दों को निगलवा दिया। सदमे में जमीन पर गिरते हुए उन्होंने बेहोश जीवप्ती त्रिपाठी को देखा और गहरी आवाज में पूछा, क्या हुआ।
अनीशपाल यादव ने झिझक नहीं दिखाए। वह तुरंत नीचे झुके और जीवप्ती त्रिपाठी की कलाई पर 2 उंगलियां रखीं। उन्होंने अपने दैवीय चेतना का उपयोग करके उसके शरीर में झांका। वह भौहें सिकोड़कर बोले, उसकी चोट इतनी गंभीर कैसे है? अनीशपाल यादव की राय में जीवप्ती त्रिपाठी की चोट गंभीर से भी अधिक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक पैर कब्र में है। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसकी छाती पर आंतरिक चोट और उसके शरीर पर बाहरी चोटें माध्यमिक थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी जीवन शक्ति युआन ची अराजकता में थी। उसकी नाड़ियां, मेरिडियंस और मांस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस तरह की चोट का इलाज किसी अद्वितीय आत्मा की गोली पियरलेस स्पिरिट पिल के बिना नहीं किया जा सकता था। इसके लिए न केवल एक आत्मा की गोली की आवश्यकता थी, बल्कि एक कुशल डॉक्टर, स्किल्ड डॉक्टर की भी आवश्यकता थी। अनीशपाल यादव के पास कुछ नहीं था। गुरुदेव, क्या वह मर जाएगा? रवीना सिंह शोकाकुल, ग्रीफ स्ट्रिकन थी। उसने चिंता से पूछा। अनीशपाल यादव ने अपने शिष्य का भाव देखा और जान लिया कि कुछ बुरा हुआ है। उन्होंने अपने दिल में आह भरी। वह चौकस ऑन गार्ड थे, लेकिन अंत में वह चौकस नहीं थे। रवीना सिंह को दुखी न करने के इरादे से अनीशपाल यादव ने उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, मेरे यहाँ रहते हुए वह नहीं मरेगा। ये कहते हुए उन्होंने अपने सीने से एक बोतल निकाली और उसमें से एक गोली बाहर निकाली। ये गोली एक लोंगन फल, लोंगन फ्रूट के आकार की थी और पूरी तरह से सुनहरे रंग की थी। ये स्पष्ट रूप से एक साधारण गोली नहीं थी। अनीशपाल यादव को ये गोली निकालते हुए देखकर रवीना सिंह के घबराए हुए भाव शांत हो गए। वह इस गोली के प्रभावों को जानती थी। एक मजबूत अनिच्छा के निशान के साथ अनीशपाल यादव एक पल के लिए झिझके। फिर रवीना सिंह की टकटकी के नीचे उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी का मुंह खोला और गोली अंदर डालने ही वाले थे। मैं करूंगी। रवीना सिंह ने अचानक गोली जीवप्ती त्रिपाठी के हाथों से छीन ली और उसे कुछ बार अपने मुंह में डाला। फिर वह नीचे झुकी, गोली को अपनी जीभ से लपेटा और रक्त से भरे जीवप्ती त्रिपाठी के मुंह में भेज दिया। अरे अरे अरे, ये बूढ़ा आदमी अभी भी यहीं है। अनीशपाल यादव ने अपने दिल में चिल्लाया और जल्दी से नजरें हटा लीं। अपने शिष्य को बिना किसी हिचकिचाहट के एक आदमी के इतने करीब देखकर अनीशपाल यादव को बहुत असहज महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उनकी प्यास से पाली गई बेटी, पेन्स्टेकिंगली रेज्ड डॉटर, उन्हें छोड़कर जाने वाली है। गोली पेट में जाने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी का रंग बेहतर होता हुआ प्रतीत हुआ। हालांकि प्रभाव अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। अनीशपाल यादव ने चारों ओर देखने का अवसर लिया। उनकी मूल रूप से धुंधली आंखों, टर्बर्ड आइज से अचानक ठंडी रोशनी की किरणें निकलीं। उन्होंने वेनफी चेन के शव और लॉन्ग हुई के टूटे हुए अंगों को देखा। उनका संदेह दूर हो गया। जिस कारण से जीवप्ती त्रिपाठी इतना बुरी तरह से घायल हुआ था और उनका शिष्य इतनी दयनीय अवस्था, सॉरी स्टेट में था, वह ऐसा था जैसे वे एक भयंकर युद्ध से गुजरे हों। अब उन्हें आखिरकार कारण मिल गया। अनीशपाल यादव की छाती में गुस्से की लहर उमड़ पड़ी और बूढ़े अनीश के चेहरे पर शत्रुता, हॉस्टिलिटी का निशान दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत नहीं पूछा। ये पूछने का समय नहीं था। अभी लंबा रास्ता तय करना था और पिछली रात क्या हुआ था, इसे स्पष्ट करने का मौका मिलेगा। अनीशपाल यादव को केवल इस बात का अफसोस था कि जब वह पिछली रात यहां आए थे तो उन्होंने तुरंत नौयन अष्टताला गठन को क्यों नहीं तोड़ा। अगर उन्होंने उस समय व्यूह तोड़ दिया होता तो उनके शिष्य और जीवप्ती त्रिपाठी को इस तरह का भाग्य, फेट नहीं भुगतना पड़ता। उनके दिल में परेशानी, वेक्सेशन और पश्चाताप, रिग्रेट बढ़ा और धीरे धीरे गुस्से में बदल गया। भयंकर गुस्सा, मॉन्स्ट्रस एंगर। एक गहरी सांस लेते हुए अनीशपाल यादव ने अपने दिल के गुस्से को दबाया और धीरे से कहा, शिष्य, क्या तुमने नौयन जीवन शक्ति संघननोस को अवशोषित कर लिया है? हाँ। रवीना सिंह बेवकूफ़ी से बेहोश जीवप्ती त्रिपाठी को देखती रही और अनजाने में सिर हिलाया। तो पहले इसे परिष्कृत करो। जीवप्ती त्रिपाठी, चिंता मत करो। इस बूढ़े आदमी के यहाँ रहते हुए वह मरना भी चाहेगा तो भी नहीं मरेगा। अनीशपाल यादव ने सांत्वना दी। रवीना सिंह ने एक पल के लिए झिझका और फिर सिर हिलाया और बार बार उपदेश, एग्जॉटिंग दिया, गुरुदेव, आपको उसे कुछ नहीं होने देना चाहिए। ये सब उसी के कारण है कि यह शिष्य अभी भी जीवित है। अगर उसके संरक्षण के लिए नहीं होता तो ये शिष्य पहले ही। अंत में वह फिर से रोने लगी। चिंता मत करो। अनीशपाल यादव ने एक मुस्कान निचोड़ी और थोड़ा सिर हिलाया। तभी रवीना सिंह शांत हुई। उसने अपनी आंखों के कोनों को पोंछा और वह थैला निकाला जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती थी। जीवप्ती त्रिपाठी की स्थिति पर ध्यान देते हुए उसने नौयन जीवन शक्ति संघननोस को परिष्कृत करना भी शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद नौयन जीवन शक्ति संघननोस पूरी तरह से परिष्कृत हो गई। हालांकि रवीना सिंह ने शक्ति केंद्र डैंशंट में स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक ओस, हेवन एंड अर्थ स्पिरिट ड्यू के प्रभाव को दबा दिया और उसे अवशोषित नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसे अवशोषित करने में बहुत समय लगता था। एक बार जब वह इसे अवशोषित करना समाप्त कर लेती तो वह जीवन शक्ति चरण, युआन ची स्टेज में आगे बढ़ जाती, जिसमें कुछ और दिन लगते।
जीवप्ती त्रिपाठी जागा नहीं, लेकिन रवीना सिंह बेचैन, नॉट इन द मूड नहीं थी। चलो पहले यहाँ से चलते हैं। उसे अपनी वर्तमान स्थिति में देखभाल, नर्स बैक टू हेल्थ की आवश्यकता है। अनीश पाल यादव नीचे झुके, जीवप्ती त्रिपाठी को उठाया और फिर तेजी से रवीना सिंह के साथ काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला से बाहर निकल गए। वे दोनों तुरंत ऊंचे आसमान के मंडप, हाई हेवन पवेलियन की ओर नहीं भागे। आखिरकार ये जगह ऊंचे आसमान के मंडप के पास नहीं थी। इसके बजाय वे उस शहर में गए जहां जीवप्ती त्रिपाठी और रवीना सिंह पिछली बार ठहरे थे। शहर में उन्होंने एक सराय इन ढूंढी और अस्थायी रूप से ठहर गए। रवीना सिंह ने कठिनाइयों के बारे में शिकायत नहीं की, हर दिन जीवप्ती त्रिपाठी की चारपाई के पास सेवा करती रही, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करती रही। अनीश पाल यादव भी हर दिन जीवप्ती त्रिपाठी में जीवन शक्ति युआनचीक डालते रहे, उसकी चोटों को ठीक करने की कोशिश करते रहे। अचेत अवस्था कोमा में गिरने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने पाया कि उसकी चेतना एक शून्य के संसार, वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस में प्रवेश कर गई थी। इस संसार में गूढ़ काली पुस्तक, वर्डलेस ब्लैक बुक से प्राप्त अदम्य स्वर्ण कंकाल, अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन के अलावा और कुछ नहीं था। स्वर्ण कंकाल आलती पालती क्रॉस लेग मारकर बैठा था, उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी गोल्डन लाइट से चमक रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी भी उसके सामने आलती पालती मारकर बैठा था, गतिहीन, मोशनलेस। कोई आवाज नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी। जीवप्ती त्रिपाठी लगातार स्वर्ण कंकाल को देखता रहा। हालांकि स्वर्ण कंकाल की आंखें नहीं थीं, जीवप्ती त्रिपाठी को लगा कि वह भी उसे देख रहा है। समय बीतता गया और अज्ञात समय के बाद जीवप्ती त्रिपाठी और स्वर्ण कंकाल इसी मौन अवस्था, साइलेंट स्टेट में रहे। जीवप्ती त्रिपाठी स्वर्ण कंकाल के रहस्यों को समझ रहा था। पिछली बार जब उसने अदम्य इच्छाशक्ति, अनयील्डिंग विल को समझा था, तो जीवप्ती त्रिपाठी को लगा था कि स्वर्ण कंकाल में कुछ छिपे हुए रहस्य हैं जो उसके समझने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उस समय वो शक्तिहीन पॉलस था। इस बार जीवन और मृत्यु की लड़ाई की एक पूरी रात का अनुभव करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी को अचानक लगा कि उसके और स्वर्ण कंकाल के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है। अगर पहले उसके और स्वर्ण शरीर, गोल्डन बॉडी के बीच कोई बाधा, बैरियर थी, तो अब यह बाधा गायब हो गई थी। उसकी अदम्य इच्छाशक्ति ने स्वर्ण कंकाल के अहंकार, एरोगेंस को जीत लिया था और उसने महसूस किया कि उसे एक उपयुक्त स्वामी, मास्टर मिल गया है, जिससे वह संतुष्ट, ग्रेटिफाइड महसूस कर रहा था। अचानक जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया। स्वर्ण कंकाल भी बदल गया, सुनहरी रोशनी के धब्बों, स्पेक्स ऑफ गोल्डन लाइट में बदल गया जो उसके शरीर में समा गए, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहली बार इसे देखा था। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी जानता था कि यह इस क्षण तक नहीं था कि उसने वास्तव में अदम्य स्वर्ण कंकाल पर अधिकार कर लिया था। हालांकि यह पहले उसके शरीर में समा गया था, लेकिन इसने वास्तव में उसके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। ये हर समय उसे देख ऑब्जर्विंग और परीक्षण, टेस्टिंग कर रहा था और उसके प्रदर्शन ने आखिरकार इसकी मंजूरी, अप्रूवल प्राप्त कर ली थी और इसके संदेह, डाउट्स को दूर कर दिया था। तभी यह स्वेच्छा से उसका एक हिस्सा बन गया। शून्य का संसार अचानक ढह गया और जीवप्ती त्रिपाठी की चेतना एक बार फिर उसके शरीर में लौट आई। आंखें खोलने की जल्दी न करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे से अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति की जांच की। उसके शरीर पर चोटें गंभीर नहीं थीं, लेकिन उसकी छाती में अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा था और उसके पेट और कंधे पर तलवार के घाव, स्वॉर्ड वुंड्स, बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रहे थे। शक्ति केंद्र डैंशंट में मूल रूप से 40 से अधिक बूंदें अमृत रस, यांग लिक्विड की थीं, लेकिन अब केवल 7 या 8 बूंदें बची थीं। उस रात की लड़ाई ने बहुत अधिक अमृत रस का उपभोग कर लिया था। केवल भाई काय, ब्रदर काय और वेनफी चेन पर उपयोग किए गए अमृत रस की मात्रा 20 बूंदों से कम नहीं थी। इतना ही नहीं, उसे ठंडी शक्ति, कोल्ड चीक के आक्रमण का भी विरोध करना पड़ा और इतने लंबे समय तक लड़ना पड़ा। हालांकि उसने बहुत सारा अमृत रस खो दिया था, ऐसा नहीं था कि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया था। इस लड़ाई ने वास्तव में उसे प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के चौथे चरण, इनिशियल एलिमेंट बाउंड्री 4th स्टेज से प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के 7वें चरण, इनिशियल एलिमेंट बाउंड्री 7th स्टेज तक कूदने की अनुमति दी थी। सीधे 3 चरण, स्टेजेस आगे बढ़ते हुए जीवप्ती त्रिपाठी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ध्यान से सोचते हुए जब वह वेनफी चेन से लड़ रहा था, तो अदम्य इच्छाशक्ति का उपयोग करते समय उसने अचानक शक्ति परिवर्तन चरण, ची ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की ताकत प्राप्त कर ली थी। संभवतः उसी समय उसने सफलता, ब्रेक थ्रू प्राप्त की थी। इस बार जीवप्ती त्रिपाठी ने खुद भी सफलता पर ध्यान नहीं दिया। अगर उसने अब इसकी जांच नहीं की होती तो उसे अंधेरे में ही रखा जाता। गद्यांश का भावार्थ और मुख्य बिंदु। एपिसोड 118 मुख्य रूप से जीवप्ती त्रिपाठी के युद्ध के बाद के परिणामों, रवीना सिंह और अनीश पाल यादव के उनके प्रति समर्पण और जीवप्ती त्रिपाठी की अदम्य इच्छाशक्ति के माध्यम से होने वाली खेती में एक बड़ी सफलता पर केंद्रित है। तारांकन, सेवा और समर्पण। रवीना सिंह द्वारा जीवप्ती त्रिपाठी को बचाने का प्रयास अत्यंत मार्मिक है। वह अपनी चिंता को दबाकर उसे उपचार की गोलियां खिलाने के लिए उन्हें खुद चबाती है, जो उसके गहरे भावनात्मक लगाव और बलिदान को दर्शाता है।
तारांकन गुरु का आगमन और क्रोध, 9 यिन अष्टताला गठन के टूटते ही अनीशपाल यादव गुरुदेव वहां पहुंचते हैं। वह तुरंत जीवप्ती त्रिपाठी की गंभीर स्थिति को पहचान जाते हैं। वेनफी चेन और अन्य शत्रुओं के शव देखकर उनका संदेह दूर हो जाता है और उनका भयंकर गुस्सा फूट पड़ता है। उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने पहले व्यूह क्यों नहीं तोड़ा। तारांकन अद्वितीय गोली और अंतरंगता, जीवप्ती त्रिपाठी के उपचार के लिए अनीशपाल यादव अपनी सबसे कीमती सुनहरी आत्मा की गोली निकालते हैं। रवीना सिंह इसे उनसे छीन लेती है और उसे सीधे अपने मुंह से जीवप्ती त्रिपाठी के मुंह में भेजती है, ये दिखाने के लिए कि वह अपने छोटे भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अनीशपाल यादव इस दृश्य को देखकर पिता की तरह असहज महसूस करते हैं। तारांकन अदम्य स्वर्ण कंकाल की स्वीकृति, बेहोशी की स्थिति में जीवप्ती त्रिपाठी की चेतना शून्य के संसार में अदम्य स्वर्ण कंकाल के साथ संवाद करती है। जीवन और मृत्यु की लड़ाई ने स्वर्ण कंकाल का परीक्षण समाप्त कर दिया है और यह अंततः स्वेच्छा से जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में विलीन मर्ज हो जाता है, उसे अपना वास्तविक स्वामी मान लेता है। ये जीवप्ती त्रिपाठी के लिए एक बड़ा आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और खेती कल्टिवेशन से जुड़ा लाभ है। तारांकन अभूतपूर्व सफलता ब्रेक थ्रू जागने पर जीवप्ती त्रिपाठी को पता चलता है कि उसने अनजाने में प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के चौथे चरण से सीधे 7वें चरण तक 3 चरणों की सफलता प्राप्त कर ली है। यह उसकी सच्ची यान गुप्त तकनीक और अदम्य इच्छाशक्ति की अविश्वसनीय शक्ति को दर्शाता है, जो खतरे में भी उसे आगे बढ़ाती है। यह एकमात्र लाभ नहीं था, उसने अनजाने में 9 यिन जीवन शक्ति संघनन ओस्ट 9 यिन युआन कंडेंसिंग ड्यूब का आधा हिस्सा अवशोषित कर लिया था। मूल रूप से जीवप्ती त्रिपाठी यांग नहीं समझा था क्यों, लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि 9 यिन जीवन शक्ति संघनन ओस्ट का आधा हिस्सा उसके स्वर्ण शरीर गोल्डन बॉडी के सबसे छिपे हुए हिस्से में जमा था। जब वह जीवन शक्ति चरण युआन ची स्टेज में सफलता प्राप्त करेगा, तो वह अपनी जीवन शक्ति को परिष्कृत करने और अपनी जीवन शक्ति को उच्च स्तर तक बढ़ाने के लिए 9 यिन जीवन शक्ति संघननों का उपयोग कर सकता है। ये लाभ अभी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन भविष्य में स्पष्ट हो जाएगा। इसके अलावा वह अब अपने स्वर्ण शरीर के कई पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझ सकता था जिन्हें वह पहले नहीं समझा था। उसका स्वर्ण शरीर अमृत रस यांग गुण के अलावा किसी भी गुण की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था और फिर उसे संग्रहित कर सकता था। जब उसे इसकी आवश्यकता होती तो यह उसे वापस दे देता। स्वर्ण शरीर जितनी अधिक ऊर्जा अवशोषित करेगा, उसकी अदम्य इच्छाशक्ति अनयील्डिंग विल उतनी ही मजबूत होगी और यह उसे उतनी ही अधिक मदद दे सकता था। हालांकि स्वर्ण शरीर जो ऊर्जा वापस देता था वह अत्यधिक दुष्ट एक्सट्रीमली ईवल थी, इसलिए जब वह अदम्य इच्छाशक्ति का उपयोग करता था तो उसकी आंखें रक्तपिपासु प्रकाश ब्लडथर्स्टी लाइट से भर जाती थीं और उसका शरीर बुरी ऊर्जा ईवल एनर्जी से घिरा होता था। हालांकि क्योंकि उसके शरीर में सच्ची यांग जीवन शक्ति ट्रू यांग युआन ची थी, जो बुराई की दुश्मन नेमेसिस ऑफ ईवल थी, वह पागल लूज हिज माइंड नहीं होगा। दोनों प्रकार की ऊर्जा एक दूसरे को रोके रिस्ट्रेंड रखती थीं, लेकिन वे एक दूसरे की पूरक कॉम्प्लीमेंटेड भी थीं। इसने उसे रक्तपिपासु और पागल ऊर्जा ब्लडथर्स्टी एंड क्रेजी एनर्जी से प्रभावित हुए बिना अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने की अनुमति दी। ये सोचकर जीवप्ती त्रिपाठी को अंततः समझ आया कि गूढ़काली पुस्तक वर्डलेस ब्लैक बुक ने उसे सच्ची यांग गुप्त तकनीक ट्रू यांग टैक्टिक्स क्यों दी थी। यह उसे ऊर्जा के उछाल में खो जाने और पागल राक्षस के मार्ग पाथ ऑफ मैड डेमन पर गिरने से रोकने के लिए था। अब सब कुछ स्पष्ट था। जीवप्ती त्रिपाठी आंखें खोलने ही वाला था कि उसके कान में एक हल्की सी साइट सुनाई दी। तुरंत उसने रवीना सिंह चियनिंग चैंग और अनीशपाल यादव मेंगवुया के बीच की बातचीत सुनी। शिष्य, गुरु ने अपनी पूरी कोशिश डन हिज बेस्ट की है। अनीशपाल यादव का लहजा अपराधबोध गिल्ट से भरा था, लेकिन उसमें अनिच्छा अनविलिंगनेस और पश्चाताप रिग्रेट का भी एक निशान था। इन दिनों अनीशपाल यादव जीवप्ती त्रिपाठी की चोटों का इलाज करने के लिए जीवन शक्ति युआन ची का उपयोग कर रहे थे। कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत प्रयास किया था, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी की चोटों में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ। इसके अलावा जीवप्ती त्रिपाठी ने पहले एक सुनहरी गोली ली थी। अनीशपाल यादव की राय में जीवप्ती त्रिपाठी को बहुत कुछ ठीक हो जाना चाहिए था। भले ही वह पूरी तरह से ठीक न हो पाए, कम से कम उसे जाग तो जाना चाहिए था, है ना? लेकिन अब जीवप्ती त्रिपाठी न केवल जाग नहीं रहा था, बल्कि वह बेहोश भी था। उन्हें नहीं पता था कि जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में किस तरह के रहस्य मौजूद थे। उस सुनहरी गोली में उसे मृत्यु के कगार से वापस लाने की क्षमता नहीं थी। उसने केवल उसके बाहरी घावों को थोड़ा ठीक किया और फिर अपना प्रभाव खो दिया। यहाँ तक कि जीवन शक्ति जो उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में डाली थी, वह भी कहीं नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में एक अथाह गड्ढा बॉटमलेस पिट था और जीवन शक्ति को डालते ही वह अवशोषित हो जाती थी। अदम्य स्वर्ण कंकाल के चमत्कारों को अनीशपाल यादव कैसे जान सकते थे? अदम्य स्वर्ण कंकाल अमृत रस गुण के अलावा बाकी सभी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता था।
सुनहरी गोली और जीवन शक्ति को स्वर्ण कंकाल ने 90% तक अवशोषित कर लिया था, तो वे अपनी पूरी क्षमता कैसे प्रदर्शित कर सकते थे? गुरुदेव, रवीना सिंह इन दिनों रो रही थी और उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। मूल रूप से उसके दिल में अभी भी कुछ उम्मीद थी, लेकिन अब जब उसने अनीश पाल यादव की बातें सुनी तो वह इतनी चौंक गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या कोई रास्ता बिल्कुल नहीं है? रवीना सिंह ने उम्मीद से अपने गुरु की ओर देखा। अनीश पाल यादव की पृष्ठभूमि असाधारण एक्स्ट्रॉर्डनरी थी और उनकी दैवीय तकनीक डिवाइन टेक्निक विशाल थी। अगर उन्होंने कहा कि कोई रास्ता नहीं है तो इस दुनिया में जीवप्ती त्रिपाठी को वास्तव में कोई नहीं बचा सकता था। लगता है उसकी आत्मा बिखर सोल सीम्स टू हैव बिन स्कैटर्ड गई है। अनीश पाल यादव का चेहरा गंभीर था। इन दिनों मैं उसकी आत्मा के अस्तित्व को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। रवीना सिंह हक्की बक्की स्टंट रह गई और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। लेकिन चिंता मत करो, वह मरेगा नहीं। अनीश पाल यादव ने जल्दी से उसे सांत्वना दी। बस इतना है कि वह स्थगित एनिमेशन सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में होगा। अब से वह बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा या कुछ भी महसूस नहीं कर पाएगा। सिवाय इसके क्या? सिवाय इसके कि हम आत्मा लौटाने वाली औषधि सोल रिटर्निंग एलिक्सिर को ढूंढ सकें और उसकी बिखरी हुई आत्मा को सुधार रिफॉर्म सकें। अनीश पाल यादव ने आह भरी, लेकिन आत्मा लौटाने वाली औषधि इस तरह की छोटी जगह में नहीं मिलती है। वह कहाँ है? रवीना सिंह की आवाज़ अचानक शांत हो गई और उसकी आवाज़ में एक तरह का संकल्प डिटर्मिनेशन था। अनीश पाल यादव ने उसकी ओर देखा और फिर अपनी उंगली ऊपर की ओर उठाई। रवीना सिंह चुप थी, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन से भरी थीं। चाहे कुछ भी हो, उसे आत्मा लौटाने वाली औषधि ढूंढनी थी और छोटे भाई को उसकी बिखरी हुई आत्मा को सुधारने में मदद करनी थी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जैसे ही दोनों दुखी महसूस कर रहे थे, उनके पीछे से एक कर्कश और कमजोर आवाज़ हॉर्स एंड वीक वॉइस आई। अनीश पाल यादव ने सहज रूप से जवाब दिया, हम तुम्हारी चोटों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही वह बोलकर चुप हुए, बूढ़े अनीश के चेहरे का भाव तेजी से बदल गया। कड़ाई से और यांत्रिक रूप से उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी को देखा, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपनी चौड़ी आंखों से उन्हें घूर रहा था। छोटे भाई, रवीना सिंह अपनी खुशी को रोक नहीं पाए और दौड़कर उसके पास गई। उसकी लंबी पलकें कांप रही थीं और उसकी आंखें अकथनीय खुशी अनकंसीलेबल जॉय से भरी थीं। उसने चिंता से जीवप्ती त्रिपाठी की ओर देखा। उसकी लाल और सूजी हुई आंखों को देखकर जीवप्ती त्रिपाठी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा कि वह लंबे समय से बेहोश था और उस दौरान उसने उसे बहुत चिंता दी होगी। मैं ठीक हूँ, जीवप्ती त्रिपाठी ने उदासीनता से कहा, मैं बस थोड़ा कमजोर हूँ। गुरुदेव, जल्दी आइए और देखिए। रवीना सिंह ने अनीश पाल यादव को खींचते हुए अपनी आंखें मलीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने गुरु को जीवप्ती त्रिपाठी के पास घसीट कर ले जा रही थी। बूढ़े अनीश लगभग खिंचाव से गिर गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, लड़कियां हमेशा बहिर्मुखी होती हैं, लड़कियां हमेशा बहिर्मुखी होती हैं। अगर इस बूढ़े आदमी की हड्डियां अभी भी अत्याचार को सहन नहीं कर पाती तो तुम मुझे फाड़ देती। हालांकि अनीश पाल यादव आखिरकार होश में आए। वह एक गरिमा में भाव डिग्निफाइड एक्सप्रेशन के साथ बिस्तर के पास बैठ गए और सावधानी से उसकी जांच की। कुछ देर बाद अनीश पाल यादव की भौहें नहीं उतरीं। वह लगातार खुद से बड़बड़ाते रहे, असंभव, इम्पॉसिबल, ये समझ में नहीं आता। ये कैसे हो सकता है? उनके कहे हर वाक्य के साथ रवीना सिंह का भाव बदल गया। उसने सोचा कि जीवप्ती त्रिपाठी की चोटें और बिगड़ गई हैं। गुरुदेव, छोटा भाई, वह? रवीना सिंह ने अपने होंठ काटे और धीरे से पूछा। उसका दिल हलक थ्रोट में था। ओह, चूंकि वह पहले से ही जाग गया है, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। अनीश पाल यादव का भाव थोड़ा संघर्षपूर्ण कन्फ्लिक्टेड था। उन्होंने भ्रम के साथ जीवप्ती त्रिपाठी की ओर देखा। कोई बड़ी समस्या नहीं। जब रवीना सिंह ने यह सुना तो वह एक अजीब भाव को प्रकट किए बिना नहीं रह सकी। अभी जब उसने अपने गुरु का भाव देखा तो ऐसा लगा कि छोटे भाई की चोटें बहुत गंभीर हैं। अचानक कोई बड़ी समस्या कैसे नहीं हो सकती है? लेकिन यह संभव नहीं है। अनीश पाल यादव हैरान पजल थे। जीवप्ती त्रिपाठी, क्या ये डूबते सूरज की अंतिम चमक, फाइनल रेडियंस ऑफ द सेटिंग सन है? जीवप्ती त्रिपाठी कड़वाहट से मुस्कुराया। कोषाध्यक्ष अनीश, क्या कोई है जो तुम्हारी तरह लोगों को श्राप देता है? अनीश पाल यादव का भाव अजीब ऑकवर्ड हो गया। लेकिन इससे पहले तुम्हारी आत्मा पहले ही बिखर चुकी थी। यह अब कैसे वापस आ सकती है? जब जीवप्ती त्रिपाठी ने यह सुना तो उसका दिल कांप उठा। जब वह बेहोश था तब के बारे में सोचते हुए उसने अनुमान लगाया कि इसका उसकी चेतना के स्वर्ण शरीर में डूबने सिंकिंग से कुछ लेना देना था। गुरुदेव, तुम एक बड़े झोलाछाप डॉक्टर क्वैक हो। रवीना सिंह ने गुस्से में अपने पैर पटके। अनीश पाल यादव शर्म से मर एम्बैरेस्ड टू डेथ गए थे।
उन्होंने अभी कहा था कि जीवप्ती त्रिपाठी स्थगित एनिमेशन की स्थिति में था और उसे अपनी आत्मा को सुधारने के लिए आत्मा लौटाने वाली औषधि ढूंढनी होगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अगले ही पल वह जाग जाएगा। क्या ये खुद को थप्पड़ मारने, स्लैपिंग हिमसेल्फ इन द फेस जैसा नहीं था? चेहरा खोना एक छोटी सी बात थी, लेकिन अपने शिष्य के सामने प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज खोना एक बड़ी बात थी। अनीश पाल यादव ने महसूस किया कि उनकी प्रतिष्ठा सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, यह एक अच्छी बात थी कि जीवप्ती त्रिपाठी जाग सका। हालांकि अनीश पाल यादव को चिंता थी कि वह उनके शिष्य को बहका, सेड्यूस देगा, लेकिन उसने उस रात उसकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। ये केवल उसी के कारण था कि उनका शिष्य बच गया और उसे नौयीन जीवन शक्ति संघननोस प्राप्त हुआ। उन्हें इस दयालुता, काइंडनेस को अपने दिल में याद रखना था। अनीश पाल यादव ने आह भरी। प्राचीन काल से अच्छे लोग लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं, लेकिन आपदाएं 1000 साल तक जीवित रहती हैं। जीवप्ती त्रिपाठी ने अभी अभी उनके कीमती शिष्य को नुकसान पहुंचाना, हार्मिंग, समाप्त किया था, तो वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता था? उन्होंने व्यर्थ में चिंता की थी। लेकिन भविष्य में उन्हें क्या करना चाहिए? अनीश पाल यादव की आंतें गांठों, इंटेस्टिन्स व इन नॉट्स में थीं। वह समस्या गॉर्डियन नॉट को काटना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि उनका शिष्य उन पर गुस्सा करेगा, इसलिए वह झिझके, हेजिटेटेड। जब जीवप्ती त्रिपाठी जाग गया तो रवीना सिंह आखिरकार शांत, रिलैक्स्ड हो गई। इन दिनों उसने ज्यादा आराम नहीं किया था क्योंकि उसे डर था कि जीवप्ती त्रिपाठी नहीं जागेगा। अब जब उसने पुष्टि कर दी थी कि जीवप्ती त्रिपाठी ठीक है, तो उसे स्वाभाविक रूप से चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अगले 2 दिनों के लिए जीवप्ती त्रिपाठी स्वस्थ हो रहा था, रिकुपरेटिंग। रवीना सिंह उसकी देखभाल, अटेंडिंग कर रही थी और बूढ़े अनीश बगल में आहें भर साइंक रहे थे। तीसरे दिन रवीना सिंह को आखिरकार अनीश पाल यादव द्वारा एक कड़ा आदेश, स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया। उन्होंने उससे कहा कि उसे पहले नौयीन जीवन शक्ति संघननोस को अवशोषित करना चाहिए, अपनी जीवन शक्ति को जीवन शक्ति चरण में बदलना चाहिए और जीवन शक्ति चरण में आगे बढ़ना चाहिए। आखिरकार, हालांकि यह चीज पहले ही परिष्कृत, रिफाइंड हो चुकी थी, लेकिन इसे शक्ति केंद्र डैंशंट में छोड़ना एक अच्छा विचार नहीं था। रवीना सिंह ने मना नहीं किया और आज्ञाकारी रूप से वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। सामान्य तौर पर वह एक बहुत ही विनम्र लड़की, वेल बिहेव्ड गर्ल थी। पिछली बार उसके पास अपने गुरु को नशीला पदार्थ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वह केवल एक छोटी सी दुर्घटना, एक्सीडेंट थी। हालांकि वे तीनों एक सराय में ठहरे हुए थे, लेकिन अनीश पाल यादव की शक्ति गहरी, प्रोफाउंड थी, इसलिए उन्हें चिंता नहीं थी कि कोई रवीना सिंह को परेशान करेगा, इसलिए उन्होंने उसे एकांतवास, सेक्लूजन में जाने दिया। जीवप्ती त्रिपाठी की तरफ सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके शरीर पर घावों और छाती की हड्डियों को स्वाभाविक रूप से ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। हर दिन वह ध्यान करेगा और खेती करेगा। एक बार जब रवीना सिंह उन्नति, एडवांसिंग, समाप्त कर लेती तो वे तीनों ऊंचे आसमान के मंडप में लौटने के लिए रवाना हो जाते। एक दिन जब जीवप्ती त्रिपाठी खेती कर रहा था, अनीश पाल यादव अपने हाथ में भाप से भरे गर्म सूप, स्टीमिंग हॉट सूप का एक कटोरा लेकर अंदर आए। जीवप्ती त्रिपाठी ने सूंघा और खुशबू, अरोमा महसूस की, जल्दी से अपनी आंखें खोलीं। अनीश पाल यादव ने बड़ा कटोरा जीवप्ती त्रिपाठी को सौंप दिया और एक दर्दनाक भाव, पेंड एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने दांत पीसकर कहा, इसे पी लो। जीवप्ती त्रिपाठी ने झिझक नहीं दिखाई, कटोरा लिया और एक ही घूंट में पी लिया। उसने अपने होठों को थपथपाया और डकार बर्प ली, उत्साह से कहा, यह क्या है? औषधीय प्रभाव, मेडिसिनल इफेक्ट इतना मजबूत है। इस कटोरे के भोजन को निगलते ही वह अपने पूरे शरीर को गर्म होते, हीटिंग अप महसूस कर सकता था। इसके अलावा इसमें एक विशाल मात्रा, ह्यूज अमाउंट में ऊर्जा थी। इसका एक हिस्सा उसकी मांसपेशियों, फ्लैश और नाड़ियों, मेरिडियंस में उसकी चोटों की मरम्मत के लिए रिस गया, जबकि दूसरा हिस्सा इस समय स्वर्ण शरीर द्वारा अवशोषित किया जा रहा था। अनीश पाल यादव का मुंह फड़क ट्विच उठा और उन्होंने दुख में कहा, यह वह जिनसिंग सूप है जिसे मैंने 1000 साल पुरानी रक्तात्मा जिनसिंग, 1000 ईयर ओल्ड ब्लड स्पिरिट जिनसिंग और विभिन्न स्वर्गीय खजानों, हेवनली ट्रेजर्स के साथ बनाया है। क्या तुम्हें लगता है कि औषधीय प्रभाव मजबूत है? धिक्कार है, ये चीज़ अमूल्य, प्राइसलेस है, लेकिन तुमने इसे एक ही घूंट में पी लिया। तुम्हें कम से कम इसका स्वाद टेस्ट लेना चाहिए। इसका स्वाद अच्छा है। जीवप्ती त्रिपाठी ने गंभीरता से सिर हिलाया। अनीश पाल यादव ने एक गहरी सांस ली और अपनी छाती में उबलते रक्त, रोलिंग ब्लड को शांत किया। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर मेरे कीमती शिष्य ने एकांतवास में जाने से पहले तुम्हारे शरीर को पोषित, नरिश करने के लिए इस चीज़ का उपयोग करने के लिए नहीं कहा होता, तो मैं इसे बाहर निकालने की हिम्मत बैर कैसे करता। ये चीज़ एक महत्वपूर्ण क्षण, क्रिटिकल मोमेंट में तुम्हारी जान बचा सकती है और तुम्हें पूरे महान कुरु राजवंश, दरकन डायनेस्टी में एक भी डंठल स्टॉक नहीं मिल सकता है। क्या बर्बादी, वेस्ट है। क्या बर्बादी है, क्या और है। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने मुंह के कोने को चाटा, अभी भी और चाहता था। अनीश पाल यादव ने परेशानी, अनोयंस में कहा, और नहीं है।
अगर मेरे पास और भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं देता। अगर तुम और खाओगे तो तुम मरोगे नहीं। हे, जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा, मुझे स्वर्ण शरीर का समर्थन प्राप्त है। मेरे पास कितनी भी ऊर्जा और स्वर्गीय खजाने क्यों न हो, मैं उन्हें संग्रहित स्टोर कर सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं मरूंगा। मुझे बताओ कि उस रात क्या हुआ था। अनीशपाल यादव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उनकी आंखें गुस्से और हत्या के इरादे, एंगर एंड किलिंग इंटेंट से चमक उठी जिसे वह लंबे समय से छिपा रहे थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। क्या छोटी वरिष्ठ बहन ने तुम्हें नहीं बताया? वह कुछ दिन पहले केवल तुम्हारी चोटों के बारे में चिंतित थी, इसलिए मैंने नहीं पूछा, अनीशपाल यादव ने गहरी आवाज में कहा। अनीशपाल यादव ने गहरी आवाज में पूछा। उनकी आंखें जीवप्ती त्रिपाठी को देखते हुए जल रही थीं। घाटी में कौन मरा? और वह कौन है जिसने तुम पर हमला किया? गद्यांश का भावार्थ और मुख्य बिंदु। एपिसोड 119 में जीवप्ती त्रिपाठी की चेतना और उसके स्वर्ण शरीर के रहस्यों का स्पष्टीकरण होता है और साथ ही अनीशपाल यादव की चिंता और आगामी प्रतिशोध के लिए तैयारी को दर्शाया गया है। तारांकन रहस्य का अनावरण, गोल्डन बॉडी सीक्रेट्स। तारांकन जीवप्ती त्रिपाठी को पता चलता है कि उसके शरीर में अवशोषित नौयिन जीवन शक्ति संघननों का आधा हिस्सा स्वर्ण शरीर में जमा है, जिसका उपयोग वह जीवन शक्ति चरण में उन्नति के दौरान अपनी जीवन शक्ति की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए करेगा। तारांकन स्वर्ण शरीर अमृत रस यांग के अलावा किसी भी ऊर्जा को अवशोषित और भंडारित कर सकता है। हालांकि यह ऊर्जा स्वभाव से बुरी होती है। तारांकन सच्ची यांग गुप्त तकनीक ट्रू यांग टैक्टिक्स और बुरी ऊर्जा एक दूसरे को नियंत्रित करती हैं, जिससे जीवप्ती त्रिपाठी अपनी युद्ध शक्ति को पागल हुए बिना बढ़ा पाता है। उसे एहसास होता है कि गूढ़काली पुस्तक ने उसे पागलपन से बचाने के लिए ही सच्ची यांग गुप्त तकनीक दी थी। तारांकन अनीशपाल यादव का भ्रम और हर्ष। तारांकन अनीशपाल यादव जीवप्ती त्रिपाठी की चोटों को ठीक करने में असफल रहते हैं क्योंकि उनकी जीवन शक्ति को स्वर्ण कंकाल चमत्कारिक ढंग से सोख लेता है। वह गलती से सोचते हैं कि जीवप्ती त्रिपाठी की आत्मा बिखर गई है और उसे बचाने के लिए आत्मा लौटाने वाली औषधि की आवश्यकता है। तारांकन जब जीवप्ती त्रिपाठी अचानक जाग जाता है तो अनीशपाल यादव अपनी भविष्यवाणी के गलत होने से शर्मिंदा होते हैं और रवीना सिंह उन्हें झोलाछाप डॉक्टर कहकर डांटती है, जिससे माहौल हल्का हो जाता है। तारांकन रवीना सिंह की खुशी और उसकी जीवप्ती त्रिपाठी के प्रति सेवा अनीशपाल यादव को असहज करती है, जिससे उनके मन में पिता तुल्य प्रेम और शिष्य के खोने का डर पैदा होता है। तारांकन अमूल्य उपचार और प्रतिशोध की तैयारी। तारांकन जीवप्ती त्रिपाठी अपनी चोटों को ठीक करने के लिए 1000 साल पुरानी रक्तात्मा जिनसेंग और अन्य स्वर्गीय खजानों से बना अमूल्य सूप पीता है। ये दर्शाता है कि स्वर्ण कंकाल अब तेजी से ऊर्जा को समाहित कर रहा है और उसे खेती में मदद कर रहा है। तारांकन अनीशपाल यादव अंततः जीवप्ती त्रिपाठी से पिछली रात की लड़ाई का विवरण पूछते हैं। उनकी आंखों में हमलावरों के प्रति गुस्सा और हत्या का इरादा साफ दिखाई देता है। अब उनका ध्यान प्रतिशोध और सत्य जानने पर केंद्रित है। यह एपिसोड जीवप्ती त्रिपाठी की बढ़ती शक्ति और उनके संरक्षक रवीना सिंह और अनीशपाल यादव के गहरे भावनात्मक जुड़ाव पर प्रकाश डालता है, साथ ही एक बड़े संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करता है। फ्लॉपी डिस्क। वे खून समूह, ब्लड ग्रुप और तूफान सदन स्टॉर्म हाउस से थे। जीवप्ती त्रिपाठी यांगकई का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने उस रात जो हुआ था उसे मोटे तौर पर सुनाया। बेशक उसने किस तरह अकेले 9 लोगों को मार डाला था, उसने स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण विवरणों को छोड़ दिया और मामूली बातों पर ध्यान केंद्रित किया। यह मामला बहुत रहस्यमय था। भले ही वह बूढ़े अनीश ओल्ड मैन मेंग को बताता, वह उस पर विश्वास नहीं करता। ये सुनकर अनीशपाल यादव मेंगवुया क्रोधित हो गए। बहुत देर बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने अंततः अपनी बात पूरी की। अनीशपाल यादव ने थोड़ा सिर हिलाया। तो मुख्य अपराधी मैं कल्प्रेट तुम हो, लेकिन मास्टरमाइंड लॉन्ग हुई है। हाँ, इस बार यह मैं हूँ जिसने छोटी वरिष्ठ बहन लिटिल सीनियर सिस्टर को फंसाया, इम्प्लिकेटेड है। जीवप्ती त्रिपाठी ने स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। हालांकि तुम मुख्य अपराधी हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। रवीना सिंह निंगचैंग घायल नहीं है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनीशपाल यादव ने उसे सांत्वना दी, फिर व्यंग्य स्नीयर किया। खून समूह, विक्रमजीत सिंह लॉन्ग साइटियन। ये बूढ़ा आदमी इसे याद रखेगा। अनीशपाल यादव की आंखों में खतरनाक चमक, डेंजरस लाइट देखकर जीवप्ती त्रिपाठी जानता था कि विक्रमजीत सिंह बड़ी मुसीबत में है। जीवप्ती त्रिपाठी बूढ़े अनीश की उत्पत्ति, ओरिजिन और ताकत, स्ट्रेंथ को नहीं समझ सका, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर वह वास्तव में विक्रमजीत सिंह के साथ परेशानी खोजने जाता है तो जीवप्ती त्रिपाठी को यह देखकर खुशी होगी, लेकिन यह बहुत संतोषजनक सैटिस्फाइंग नहीं था। जीवप्ती त्रिपाठी हमेशा मानता था कि बदला व्यक्तिगत रूप से लिया जाना चाहिए। अगर विक्रमजीत सिंह अनीशपाल यादव के हाथों मर गया तो वह उस दिन की नफरत का बदला नहीं ले पाएगा। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी उसे निश्चय नहीं करेगा। इस बार अनीशपाल यादव वास्तव में गुस्से में थे।
उनके दिल की आग को बाहर निकालना ही था। सराय इंट में 2 दिन रुकने के बाद रवीना सिंह आखिरकार बाहर आए। जैसा कि अपेक्षित था, उसकी शक्ति जीवन शक्ति चरण युआनची स्टेज तक पहुंच गई थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने आसपास पूछा और पता चला कि नौयिन जीवन शक्ति संघननोस को पूरी तरह से परिष्कृत रिफाइंड करने की जरूरत नहीं थी ताकि इसका प्रभाव हो सके। सिद्धांत रूप में नौयिन जीवन शक्ति संघननोस की एक बूंद को 3 या 4 लोग इस्तेमाल कर सकते थे। आखिरकार ये केवल एक प्राइमर था, एक प्राइमर जो खेती करने वाले कल्टिवेटर की जीवन शक्ति को जीवन शक्ति युआनची में बदल देता था। हालांकि ये वस्तु कुछ खास थी। अगर इसे प्राप्त करने के 2 घंटे के भीतर परिष्कृत नहीं किया गया तो ये बिना किसी निशान के गायब हो जाएगा। इस प्रकार भले ही किसी को यह मिल जाए, इसका उपयोग केवल एक व्यक्ति ही करेगा। ये जानकर जीवप्ती त्रिपाठी शांत हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि उसने गलती से नौयिन जीवन शक्ति संघननोस का आधा हिस्सा अवशोषित कर लिया था, लेकिन इसका रवीना सिंह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा अब तक स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा सार हेवन एंड अर्थ स्पिरिट एसेंस की वह आधी बूंद उसके स्वर्ण अवतार गोल्डन एवटा के भीतर जमा स्टोर्ड थी और जैसा कि उसने कहा था, गायब नहीं हुई थी। जीवप्ती त्रिपाठी की चोटों के पूरी तरह से ठीक हो जाने और रवीना सिंह की सफलता ब्रेक थ्रू के साथ वे तीनों स्वाभाविक रूप से और देर तक नहीं रुके और तुरंत ऊंचे आसमान के मंडप हाई हेवन पवेलियन के लिए रवाना हो गए। जीवप्ती त्रिपाठी को कोषाध्यक्ष अनीश वापस ले गए। रास्ते में उसने बहुत सारी हवा खाए और उसे चक्कर डिजी आया। ऊंचे आसमान के मंडप लौटने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने गुरु और शिष्य की जोड़ी को विदा बिड फेयरवेल किया और अपने छोटे लकड़ी के घर स्मॉल वुडन हाउस में लौट आया। हालांकि वह लगभग 20 दिनों तक वापस नहीं आया था, छोटा लकड़ी का घर अभी भी नए जैसा साफ क्लीन एज न्यू था। ऐसा लगता है कि उसकी अनुपस्थिति के दौरान अनूप सिंह, लीयू टियन और अन्य लोगों ने इसकी देखभाल में उसकी मदद की थी। अगले दिनों में जीवप्ती त्रिपाठी एक बार फिर अपने पिछले शांत जीवन पीसफुल लाइफ में लौट आया। हर दिन खेती कर रहा था और अपनी वर्तमान स्थिति करंट रेल्म को स्थिर स्टेबलाइजिंग कर रहा था। हालांकि जब वह खाली आइडल होता था तो उस प्यारी छोटी वरिष्ठ बहन की आकृति कभी कभी उसके सामने दिखाई अपीयर देती थी। आखिरकार ये पहली महिला थी जिसे जीवप्ती त्रिपाठी ने चुंबन किस लिया था। वह मीठा और नर्म एहसास अभी भी उसके मन में मंडरा रहा, लिंगरिंग था। हालांकि लौटने के बाद रवीना सिंह दिखाई नहीं, हैड नॉट अपीयर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उन दोनों के बीच हुए समझौते अग्रीमेंट को भूल फॉरगॉटन गई हो। उस रात पहाड़ की दरार माउंटेन क्रैक में जीवप्ती त्रिपाठी के जाने से पहले उसने कहा था कि अगर वह जिंदा अलाइव वापस लौट सकता है तो रवीना सिंह उसके एक अनुरोध रिक्वेस्ट पर सहमत अग्री होगी। उस समय जीवप्ती त्रिपाठी केवल अपने लिए कुछ याद रखने रिमेंबर के लिए ढूंढना वांटेड टू फाइंड चाहता था और इसका कोई गहरा अर्थ नहीं था। हालांकि उसे थोड़ा निराश डिसअपॉइंटेड महसूस हुआ। जीवप्ती त्रिपाठी ने इसकी ज्यादा परवाह केयर नहीं की। मैं चुपचाप तैरता क्वाइटली फ्लोटेड पास्ट रहा, अपनी आस्तीन को हिलाते वेविंग हुए बिना एक बादल को दूर ले गया उस चुंबन से गुजरते हुए। ये केवल इसलिए था क्योंकि वह नौयिन जीवन शक्ति संघननोस को वश सबड्यू करना चाहता था। हालांकि उस समय दोनों थोड़े भावनात्मक इमोशनल थे, इसका कोई मतलब नहीं था। वे दोनों युवा यंग और जोश से भरे फुल ऑफ विगत थे, इसलिए उस तरह की स्थिति में उनका भावनात्मक होना अनिवार्य इनएविटेबल था। जीवप्ती त्रिपाठी ने उनके बीच की शक्ति स्ट्रेंथ के अंतर के कारण हीन अनफेरियर महसूस नहीं किया। जब शक्ति की बात आती थी, जब तक वह लगन से खेती करता था, वह स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाएगा। उसे विश्वास था कि एक दिन वह इस छोटी वरिष्ठ बहन को पार सपास कर सकेगा और उसी उम्र के किसी भी अन्य व्यक्ति को पार कर सकेगा। क्योंकि अदम्य स्वर्ण कंकाल अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन में अनंत संभावनाएं इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज थीं। भावनाएं वह नहीं थीं जिस पर जीवप्ती त्रिपाठी को अभी विचार करने की आवश्यकता थी। अगर यह उसका था तो यह अंततः उसका होगा। अगर यह उसका नहीं था तो भले ही वह इसे मजबूर फोर्स करे, कोई परिणाम नहीं होगा। अगर रवीना सिंह उसमें दिलचस्पी इंटरेस्टेड रखती थी तो उसकी शक्ति कम होने से क्या फर्क पड़ता था। अगर वह वास्तव में उसकी कम शक्ति के कारण उससे दूर हो जाती थी तो जीवप्ती त्रिपाठी को कुछ नहीं कहना था। अगर दूसरे उसे पसंद नहीं करते थे तो क्या वह उन्हें उच्च मानकों हाई स्टैंडर्ड्स के लिए दोष ब्लेम दे सकता था। हालांकि उसके नाजुक और शुद्ध व्यक्तित्व डेलिकेट एंड प्योर पर्सनालिटी के साथ उसे इतना घमंडी स्नॉबिश नहीं होना चाहिए था। इस बिंदु पर जीवप्ती त्रिपाठी सही था। रवीना सिंह ऊंचे आसमान के मंडप लौटने के बाद वह वास्तव में जीवप्ती त्रिपाठी को देखकर शर्मिंदा एम्बैरेस्ड थी। उस रात के जुनून पैशन को याद करते हुए उसने थोड़ा शर्मिंदा अशेम्ड महसूस किया। भले ही उसने एक घूंघट वेल पहना हुआ था, फिर भी उसके पास जीवप्ती त्रिपाठी के सामने दिखाई देने फेस टू अपीयर का चेहरा नहीं था। इसके अलावा जैसे ही वह ऊंचे आसमान के मंडप लौटी, अनीश पाल यादव ने उसे फिर से एकांतवास में जाने के लिए कड़ा आदेश स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया।
सतह पर यह उसकी नई पदोन्नत खेती न्यूली प्रमोटेड कल्टिवेशन को मजबूत कंसोलिडेट करने के लिए था, लेकिन वास्तविकता में यह इसलिए था क्योंकि उन्हें डर था कि वह और जीवप्ती त्रिपाठी अभी भी एक साथ रहेंगे। अन्यथा उसके व्यक्तित्व के साथ वह जीवप्ती त्रिपाठी से पूछने आई होती कि उसका शरीर कैसा ठीक रिकवरिंग हो रहा है। 2 दिनों तक खेती करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी अपने परिणामों रिजल्ट्स से काफ़ी असंतुष्ट डिसैटिस्फाइड था। कुंडलीदार नाले कॉइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम द्वारा अमृत रस शक्ति यांगची को अवशोषित करना बहुत धीमा स्लो था। ये सीधे आत्मा फलों स्पिरिट फ्रूट्स को खाने और अमृत रस पत्थरों यांग इन्फ्लेमेशन स्टोन्स को अवशोषित करने से कहीं हीन इन्फीरियर था। शक्ति केंद्र डैंशन में अमृत रस की मात्रा बहुत कम थी, इसलिए उसे जल्दी से इसकी भरपाई रिप्लेनिश करनी पड़ी। अन्यथा अगर उसे उस रात की तरह फिर से लड़ाई बैटल का सामना करना पड़ा तो उसे डर था कि वह एक अजीब स्थिति ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाएगा जहां वह चावल के बिना खाना नहीं बना कुडंट कुक विदाउट राइस सकता था। इसके बारे में सोचते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने फिर से काले हवा का व्यापार ब्लैक विंड ट्रेड में जाने का फैसला किया। सबसे पहले वह कुछ ऐसा खरीदना चाहता था जो अमृत रस को संघनित कंडेंस कर सके। दूसरा, वह 3 पत्ती वाला अराजकता आत्मा फूल 3 लीव्ड केओस स्पिरिट फ्लावर और मृत जेडी वृक्ष घास डेड जेडाई ट्री ग्रास खरीदना चाहता था। धूपदान इंसेंस बर्नर का उपयोग लंबे समय से नहीं किया गया था। जहां तक पैसे का सवाल है, जीवप्ती त्रिपाठी के पास बहुत कुछ था। वह गरीब भूत पुअर गोस्ट नहीं था जो वह पहले था। ये चांदी के टुकड़े सिल्वर्स सभी खून समूह के लोगों से लूटे प्लंडेड गए थे। उस समय ये बहुत अंधेरा डार्क था, इसलिए जीवप्ती त्रिपाठी ने उन्हें ध्यान से गिना, केयरफुली काउंट नहीं था। जब वह वापस आया तो उसने पाया कि लोगों का ये समूह वास्तव में अमीर रिच था। केवल कुछ लोगों को लूटकर उसने वास्तव में लगभग 20,000 चांदी के टुकड़े प्राप्त किए। इतने पैसे से वह 40 अमृत रस पत्थर खरीद सकता था। यह उस रात के नुकसान की भरपाई मेकअप करने के लिए पर्याप्त था और 2 गुने डबल से अधिक। जीवप्ती त्रिपाठी के काले हवा का व्यापार के लिए रवाना होने के कुछ घंटों बाद अनीश पाल यादव भी हत्या के इरादे मर्डरस ऑर्डर के साथ चले गए। उनका लक्ष्य खून समूह था। हालांकि खून समूह आसपास के 3 प्रमुख शक्तियों मेजर फोर्सेस में से एक था, अनीश पाल यादव उनसे कैसे डर सकते थे। उनके अपने शिष्य को लगभग एक घातक आपदा फेटल डिजास्टर का सामना करना पड़ा और लगभग उसकी पवित्रता इनसेंस खो गई। इस खाते अकाउंट को निपटाना सेटल्ड की होगा। लॉन्ग हुई की मौत कोई मायने नहीं रखती। क्या उसका एक दादा नहीं था? अगर ऊपरी बीम सीधी नहीं है तो निचली बीम भी टेढ़ी। इफ द अपर बीम इज नॉट स्ट्रेट द लोअर बीम विल बी क्रुक्ड होगी। अगर उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता तो एक तुच्छ लौंग हुई इतना घमंडी एरोगेंट कैसे हो सकता था। इसलिए अनीश पाल यादव के विचार में विक्रमजीत सिंह लौंग हुई से भी अधिक घृणित हेटफुल था। वह मारे जाने लायक डिजर्व टू बी किल्ड था। ऊंचे आसमान के मंडप खून समूह से दूर नहीं था। अनीश पाल यादव की गति स्पीड अत्यंत तेज एक्सट्रीमली फास्ट थी, इसलिए एक कप चाय पीने में लगने वाले समय टाइम इट टुक टू ड्रिंक अ कप ऑफ टी में वह खून समूह के मुख्यालय हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। इस समय खून समूह के उच्च अधिकारी अपर एशेलॉन्स महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा डिस्कसिंग कर रहे थे। मुख्य हॉल में खून समूह का नेता लीडर हुमान सीधा बैठा था। ये व्यक्ति अपने नाम की तरह था, एक भालू की कमर और बाघ की पीठ बेयर वेस्ट एंड टाइगर बैक के साथ पैदा हुआ था। उसका चेहरा भयंकर और क्रूर फियर्स था। पहली नज़र में कोई भी देख सकता था कि वह कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था। हुमान के सामने खून समूह के हॉल मास्टर्स, शाखा नेता, ब्रांच लीडर्स और अन्य लोग सीधे बैठे थे। ये लोग पिछले महीने की हाल की घटनाओं रीसेंट इवेंट्स के बारे में हुमान को रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिसमें खून समूह की आय और व्यय इनकम एंड एक्सपेंडिचर शामिल थी। हुमान बहुत बेचैन अम्पेशेंट था, इसलिए उसने अपना हाथ हिलाया, वेव्ड और कहा, चलो इन तुच्छ मामलों ट्रिवियल मैटर्स के बारे में बात नहीं करते हैं। खनन क्षेत्र माइनिंग एरिया की सील कैसे टूट रही है। लगभग 27 साल का एक युवक खड़ा हुआ और हुमान को सम्मानपूर्वक रिस्पेक्टफुली कहा, नेता को रिपोर्ट करते हुए, दादाजी ने कुछ प्रोग्रेस की है, लेकिन गिरोह में विशेषज्ञों एक्सपर्ट्स की संख्या बहुत कम है। हालांकि बहते समय के महान सम्राट फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर लंबे समय से आसपास हैं, इसे तोड़ना आसान नहीं है। दादाजी ने कुछ दिन पहले लॉन्ग जून को एक पत्र भेजा था जिसमें मुझे संदेश मैसेज देने के लिए कहा गया था। वह जल्द से जल्द सील तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। ये युवक विक्रमजीत सिंह का सबसे बड़ा पोता, लॉन्ग हुई का बड़ा भाई लॉन्ग जून था। वह पहले से ही जीवन शक्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर सेकेंड लेवल ऑफ युआनची रेल्म पर था। हालांकि उसकी योग्यता एप्टीट्यूड अन्य प्रतिभाओं जीनियसेस जितनी अच्छी नहीं थी, ये बहुत बुरा भी नहीं था। क्योंकि खून समूह में सिंह परिवार लॉन्ग फैमिली की स्थिति कम नहीं थी, भले ही लॉन्ग जून जीवन शक्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ही था,
फिर भी उसके पास एक महत्वपूर्ण पद इम्पोर्टेंट पोजीशन था और वह खून समूह के हॉल मास्टर में से एक था। हुमान ने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, यह अच्छा है। लॉन्ग जून, अगर तुम्हें खाली समय फ्री टाइम मिलता है तो खनन क्षेत्र में जाओ और अपने दादाजी को नमस्ते कहो। उन्हें बताओ कि तुमने कड़ी मेहनत वर्कड हार्ड की है। जी हाँ, मुझे नहीं पता कि सील में किस तरह के रहस्य छिपे हैं। ये वास्तव में कई दसियों फुट भूमिगत टेंस ऑफ फीट अंडरग्राउंड दफन है। खून समूह के हॉल मास्टर में से एक ने अचानक आश्चर्य वंडित किया। ये सब हमारी कुमारी रेशमा मिस में अर्ज की अंतर्दृष्टि इंसाइट के कारण है। अगर वह नहीं कहती कि खदान माइंड के नीचे कुछ अजीब स्ट्रेंज है, तो मुझे डर है कि हमें इसके बारे में पता नहीं चलता। हाँ हाँ, हालांकि कुमारी रेशमा युवा हैं, लेकिन उनकी नज़र आईसाइट असाधारण है। मुझे वास्तव में नहीं पता कि उन्होंने इसे कैसे देखा। सॉ थ्रू लोगों के एक समूह को रेशमा हू में और की प्रशंसा प्रेजिंग करते हुए सुनकर, हालांकि यह चापलूसी फ्लैटरिंग करने का संदेह सस्पेक्टेड था, हू मान को अभी भी बहुत आरामदायक कंफर्टेबल महसूस हुआ। लेकिन जब उन्हें याद आया कि रेशमा एक लड़की थी और अंततः उसकी शादी हो जाएगी, तो हू मान आह भरे बिना नहीं रह सका। धिक्कार है उसकी दादी को, मैं तुम्हारा पिता इतना बुद्धिमान और शक्तिशाली वाइज एंड पावरफुल हूँ। मेरी अनगिनत रखेलें काउंटलेस कॉन्क्यूबाइंस हैं और मैं हर रात कड़ी मेहनत करता हूँ। मैं केवल 2 बेटियों को कैसे जन्म गिव बर्थ दे सकता हूँ। ये हुमान के लिए एक दुखद बिंदु सो पॉइंट था। उसके परिवार में कोई बेटा नहीं था, इसलिए वह अपने करियर को जारी नहीं रख सका। लोगों का समूह अभी भी रेशमा की अद्वितीय नज़र यूनिक आईसाइट की प्रशंसा कर रहा था। यहाँ तक कि रागिनी हू जाओ की भी आसमान तक प्रशंसा की गई। हुमान केवल नाखुश अनहैप्पी था। इस मामले की बात करें तो यह वास्तव में अजीब था। खनन क्षेत्र की खोज कुछ साल पहले हुई थी। खून समूह ने अमृत रस पत्थरों यांग इन्फ्लेमेशन स्टोन्स और यिन जीवन शक्ति पत्थरों यिन युआन स्टोन्स को निकालने माइन के लिए खनन क्षेत्र का उपयोग किया और बहुत पैसा कमाया। पिछले कुछ वर्षों में खून समूह का तेजी से विकास डेवलप रैपिडली हुआ था। इसका एक बड़ा हिस्सा इसलिए था क्योंकि उन्होंने खनन क्षेत्र पर भरोसा रिलाइड किया था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि खनन क्षेत्र के नीचे कई दसियों फुट पर कई रहस्यमय और गहन मोहरें मिस्टीरियस एंड प्रोफाउंड सील्स थीं। लगभग 2 महीने पहले हुमान की सबसे छोटी बेटी रेशमा हू में अचानक वापस आए और उसे इस मामले के बारे में बताया। उसने इसे हंसी में उड़ा दिया और इसे गंभीरता सीरियसली से नहीं लिया। जब तक रेशमा उसे परेशान पेस्टरिंग करती रही और जोर दिया कि हुमान लोगों को जांच इन्वेस्टिगेट के लिए भेजे। उसके पास अनिच्छा से लोगों को उस दिशा डायरेक्शन में खोदने दिग के लिए भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि रेशमा ने हुमान को स्पष्ट रूप से बताया था कि इस मामले को सिंह परिवार लॉन्ग फैमिली को पता नहीं, मस्ट नॉट बी नोन चलना चाहिए। हालांकि हुमान ने खुद इस मामले की परवाह नहीं की। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक लड़की की शरारत गर्ल्स प्रैंक है, इस तरह से अपना ध्यान आकर्षित अट्रैक्ट हिज अटेंशन करने के लिए। इसके अलावा खदान का मामला मूल रूप से विक्रमजीत सिंह द्वारा प्रबंधित मैनेज किया गया था, इसलिए इस मामले को छिपाया हिडन नहीं जा सका। खनन क्षेत्र मूल रूप से भूमिगत अंडरग्राउंड खोदा गया था। जिस स्थान लोकेशन का रेशमा ने उल्लेख किया था वह बहुत दूर नहीं था। खून समूह के 10 या इतने शिष्यों के 10 दिनों तक कड़ी मेहनत पेनस्टेकिंगली से खोदने के बाद उन्हें पता चला कि वह स्थान वास्तव में असामान्य अनयूजुअल था। फ्लॉपी डिस्क सुरक्षित किए गए नए नाम। इस गद्यांश में निम्नलिखित नए चीनी नाम मिले हैं जिन्हें हिंदी में परिवर्तित करके स्थायी रूप से सुरक्षित किया जा रहा है। स्टॉर्म हाउस तूफान सदन, हुमान, यिन युआन स्टोन्स यिन जीवन शक्ति पत्थर, लॉन्ग जून, फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर बहते समय के महान सम्राट। गद्यांश का भावार्थ और मुख्य बिंदु। एपिसोड 120 कहानी को जीवप्ती त्रिपाठी के उपचार के बाद के व्यक्तिगत विकास और अनीश पाल यादव के प्रतिशोध के कार्य में स्थानांतरित करता है, साथ ही खून समूह के भीतर के महत्वपूर्ण आंतरिक संघर्षों और रहस्यों को उजागर करता है। तारांकन प्रतिशोध की प्रतिज्ञा। जीवप्ती त्रिपाठी अनीश पाल यादव को बताता है कि खून समूह और तूफान सदन के लोगों ने उन पर हमला किया था और विक्रमजीत सिंह लॉन्ग हुई के दादा मास्टरमाइंड था। अनीश पाल यादव तुरंत विक्रमजीत सिंह से बदला लेने की प्रतिज्ञा करते हैं, जिससे जीवप्ती त्रिपाठी को खुशी होती है, हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से बदला लेना पसंद करता है। तारांकन उन्नति और वापसी। रवीना सिंह नौयिन जीवन शक्ति संघननोस को परिष्कृत करके सफलतापूर्वक जीवन शक्ति चरण में उन्नति करती है। जीवप्ती त्रिपाठी को राहत मिलती है कि उसने अनजाने में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वे तीनों ऊंचे आसमान के मंडप लौट आते हैं। तारांकन भावनात्मक अलगाव। ऊंचे आसमान के मंडप में लौटने पर रवीना सिंह पुरानी अंतरंगता के कारण शर्मिंदा महसूस करती है और अनीश पाल यादव द्वारा उसे एकांतवास में भेजे जाने के कारण उससे दूर रहती है, जो जीवप्ती त्रिपाठी को थोड़ा निराश करता है। जीवप्ती त्रिपाठी इसे स्वीकार करता है, यह विश्वास करते हुए कि सच्ची भावनाएं उसकी शक्ति पर निर्भर नहीं करती हैं।
तारांकन खेती की योजना। जीवप्ती त्रिपाठी अपनी कमजोर जीवन शक्ति की भरपाई के लिए काले हवा का व्यापार जाने का फैसला करता है, जहां वह लूटे गए लगभग 20,000 चांदी के टुकड़ों से अमृत रस पत्थर खरीदकर अपनी खेती को तेज करने की योजना बनाता है। तारांकन अनीश पाल यादव का प्रतिशोध। जीवप्ती त्रिपाठी के जाने के तुरंत बाद अनीश पाल यादव खून समूह पर हमला करने के लिए हत्या के इरादे के साथ निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि विक्रमजीत सिंह ही मुख्य दोषी है जिसने उनके शिष्य को खतरे में डाला। तारांकन खून समूह की बैठक और रहस्य। खून समूह के मुख्यालय में नेता हुमान अपनी संतानहीनता के बारे में दुखी है, जबकि उच्च अधिकारी एक रहस्यमय सील पर चर्चा कर रहे हैं जिसे हुमान की बेटी रेशमा की अद्वितीय अंतर्दृष्टि के कारण खनन क्षेत्र के नीचे खोजा गया था। ये दर्शाता है कि खून समूह में सिंह परिवार की स्थिति, विशेष रूप से लॉन्ग जून की, मजबूत है, और यह कि रेशमा की जानकारी एक बड़ा अप्रत्याशित रहस्य छुपाती है। क्या आप अगले एपिसोड 121 की व्याख्या करना चाहेंगे, जहां हम अनीश पाल यादव के खून समूह पर हमले को देख सकते हैं? वह क्षेत्र एरिया वास्तव में प्रतिबंधों रेस्ट्रिक्शंस से ढका हुआ था। शिष्यों डिसाइपल्स ने तुरंत इस खोज डिस्कवरी की सूचना रिपोर्टेड दी। हुमान को खबर मिलने के बाद वह व्यक्तिगत रूप से जांच करने के लिए नीचे गया, लेकिन वह इन प्रतिबंधों को समझ नहीं सका और उनके आर पार सी थ्रू नहीं देख सका। खून समूह ब्लड ग्रुप में विक्रमजीत सिंह लॉन्ग जाइटियन सबसे पुराना ओल्डेस्ट था और उसके पास सबसे अधिक अनुभव एक्सपीरियंस था। इसके अलावा वह पहले से ही इस जगह के बारे में जानता था, इसलिए हुमान ने उसे इन प्रतिबंधों को तोड़ने ब्रेकिंग का प्रभारी चार्ज बना दिया और देखने के लिए कि अंदर क्या छिपा हिडन है। हुमान को लगा कि प्रतिबंध के भीतर एक महान रहस्य ग्रेट सीक्रेट छिपा हुआ है। अगर खून समूह इस रहस्य को प्राप्त अपटेन कर सकता है तो उनकी शक्ति निश्चित रूप से एक और स्तर लेवल पर छलांग लीप लगा देगी। न केवल वे 8 महान परिवारों 8 ग्रेट फैमिलीज के साथ प्रतिस्पर्धा कम्पीट करने में सक्षम होंगे, बल्कि कम से कम वे प्रथम श्रेणी की शक्तियों फर्स्ट क्लास फोर्सेस के साथ समान फुटिंग पर खड़े होने में सक्षम होंगे। हुमान भी कुछ परेशान वेक्स्ड था। उस समय रेशमा खूमेर ने उसे बार बार चेतावनी वार्न दी थी कि इस मामले को गुप्त केप्ट सीक्रेट रखा जाना चाहिए, लेकिन उसने इसे दिल हाथ पर नहीं लिया। अब समूह के पूरे उच्च अधिकारी वर्ग अपर एशेलॉन को इसके बारे में पता था। उस दिन खनन क्षेत्र से लौटने के बाद हुमान रेशमा को ढूंढने के लिए जल्दी से गया। वह पूछताछ इंक्वायर करना चाहता था कि उसे कैसे पता चला कि खनन क्षेत्र के नीचे एक रहस्य छिपा हुआ है। जो उसने उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि रेशमा वास्तव में इस मामले के कारण उससे झगड़ा क्वेरल करेगी। झगड़े के दौरान हुमान को पता चला कि उसकी बेटी को एक विशेषज्ञ एक्सपर्ट से मार्गदर्शन गाइडेंस मिला था। ये वह विशेषज्ञ था जिसने रेशमा को बताया था कि खनन क्षेत्र के नीचे एक रहस्य है, लेकिन क्योंकि उसने परवाह नहीं की, इससे उसकी बेटी उस विशेषज्ञ के भरोसे ट्रस्ट पर खरा उतरने में विफल फेल रही। वह विशेषज्ञ सिंह परिवार को इस रहस्य के बारे में जानना नहीं चाहता था। बेटी, वह किस तरह का विशेषज्ञ है? हुमान उस रहस्यमय विशेषज्ञ से डर और में था। जमीन के नीचे दबे रहस्य को देखने में सक्षम होना इस विशेषज्ञ की शक्ति निश्चित रूप से कम नहीं थी। हुमान की कल्पना इमेजिनेशन में यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक ऐसी शक्ति रखता था जो आकाश को हिला शॉक द हेवेंस सकती थी और भूतों और देवताओं को रुला मेक घोस्ट्स एंड गॉड्स वीप सकती थी। किस तरह का विशेषज्ञ? उस समय रेशमा के दिमाग में जीवप्ती त्रिपाठी की सूरत अपीयरेंस दिखाई दी। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने अपने पिता पर अपनी आंखें घुमाईं। रोल्ड हर आइज, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। उसके दिखने पर हुमान तुरंत चौंक गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी बेटी इस विशेषज्ञ में दिलचस्पी इंटरेस्टेड रखती हो? घुमावदार तरीके राउंडअबाउट मैनर से पूछताछ करने के बाद हुमान उस समय चौंक गया था। यह विशेषज्ञ वास्तव में एक युवक था। ऐसे व्यक्ति की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड कितनी खराब बैड हो सकती है? बेटी, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? हुमान ने उत्साह एक्साइटेडली से पूछा। उनकी राय में उनकी बेटी की हमेशा शादी हो जाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि वह किससे शादी करेगी। अगर वह 8 महान परिवारों में से एक में शादी कर सकती थी तो ये सबसे अच्छा मामला होगा। खून समूह भी आकाश में उड़ने और एक फीनिक्स बनने में सक्षम होगा। लेकिन अच्छी नज़र वाला ये युवक निश्चित रूप से बुरा नहीं था। अगर मैं करती हूं तो क्या? रेशमा ने धीरे से आह भरी। अगर तुम्हें वह पसंद है तो उसके करीब क्लोज आने की कोशिश करो। मेरी बेटी इतनी सुंदर है, क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसे पसंद न करे? हुमान ने आग्रह अर्ज किया। ये सच है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी पहले से ही एक पत्नी हो? एक आदमी के लिए कई पत्नियां और रखेले होना सामान्य है। रेशमा ने मुड़कर उसे घूरा। ग्लैड, ये तुम्हारे कारण है कि मैं किसी के भरोसे पर खरा उतरने में विफल रही हूँ। मैं अब भी उनसे मिलने का चेहरा कैसे रख सकती हूँ? जब हुमान ने यह सुना तो वह केवल शर्मिंदगी एम्बैरेसमेंट में हंस सकता था। उसे कैसे पता चलता कि उसकी बेटी सच कह रही थी?
अगर उसे पता होता तो वह इस रहस्य को उसके साथ साझा शेयर नहीं करता। ये कहा जाना चाहिए कि हुमान ने जीवप्ति त्रिपाठी को पूरी तरह से गलत समझा था। अगर उसे पता होता कि उसके दिल में जो विशेषज्ञ था वह केवल एक ऊंचे आसमान के मंडप का परीक्षण शिष्य था, तो उसे डर था कि रेशमा के पास उससे बचने का पर्याप्त समय नहीं होगा। वह उसे उसके करीब कैसे आने दे सकता था। अपने विचारों की धारा ट्रेन ऑफ थॉट को पीछे खींचते हुए हुमान ने एक लंबी आह भरी, खुद से सोचते हुए कि यह मामला वास्तव में चिंताजनक था। उसकी बेटी इन पिछले कुछ दिनों से एकांतवास सेक्लूजन में थी और पहले की तरह दौड़ना पसंद नहीं करती थी। उसकी शक्ति में बहुत सुधार हुआ था, लेकिन अगर उसने उस युवक से संपर्क गेट इन टच नहीं किया तो उसकी उससे शादी करने का अवसर कैसे मिल सकता था। हॉल नेताओं, हॉल लीडर्स और हेल्म नेताओं, हेल्म लीडर्स का समूह अभी भी हुमान की चापलूसी कर रहा था, लेकिन हुमान के लिए यह मोम चबाने च्यूइंग वैक्स जैसा था। जैसे ही वह उठकर जाने वाला था, हुमान की हलचल मूवमेंट्स अचानक रुक गई। उसने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और दरवाजे की ओर देखा। उसका चेहरा एक गरिमा में भाव डिग्निफाइड एक्सप्रेशन को प्रकट किए बिना नहीं रह सका। अगले ही पल सभी हॉल नेताओं और हेल्म नेताओं ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और अपना सिर घुमा लिया। एक अदृश्य दबाव, अनविजिबल प्रेशर, मानो आकाश उन पर दबाव डाल रहा हो, जिससे सभी का दिल कांप उठा। खून समूह में एक विशेषज्ञ आ गया था। मुख्य हॉल में सभी ने आने वाले व्यक्ति की आभा ऑरा को महसूस किया। तुरंत बाद एक बुरी आवाज सभी के कानों में गूंज साउंडेड उठी, विक्रमजीत सिंह लॉन्गसाइटियन कहाँ है। यह आवाज बहुत शांत थी और इससे कोई भावना नहीं सुनी जा सकती थी। हालांकि मौजूद सभी लोग कांपे बिना नहीं रह सके। उन्होंने हल्का सा महसूस किया कि यह विशेषज्ञ जो अचानक दिखाई दिया था, उसके इरादे बुरे इल इंटेंशंस थे। उपनेता विक्रम को ढूंढना। लोगों के समूह ने एक दूसरे को देखा और हैरान पजल्ड हुए बिना नहीं रह सके। बाहर चलो और देखो। हुमान खड़ा हुआ और बड़े बड़े कदमों से बाहर निकल गया। उसके पीछे हॉल नेताओं और हेल्म नेताओं ने करीबी से उसका पीछा किया। कमरे के बाहर सभी ने एक बूढ़े आदमी को हवा में गतिहीन खड़े देखा। इस व्यक्ति के बाल और दाढ़ी सभी सफ़ेद थे और उसका चेहरा पानी जितना शांत था। तेज आंखों की एक जोड़ी चारों ओर घूम गई, जैसे एक चील पृथ्वी पर नजर डाल रहा हो, एक तिरस्कारपूर्ण अहंकार, डिस्डेनफुल एरोगेंस और असंयम अनरूलीनेस ले जा रहा हो। इस जोड़ी की आंखों से घूमने पर सभी ने अनजाने में तुच्छता, इनसिग्निफिकेंस की भावना महसूस की। अमर आरोहण सीमा का शिखर, हुमान चिल्लाया, एक्सक्लेम्ड। उसका खुरदरा चेहरा थोड़ा फड़क ट्विचिंग रहा था। अमर आरोहण सीमा का शिखर। कुछ लोग चौंक गए। क्या वह ऊंचे आसमान के मंडप का संप्रदाय मास्टर, सेक्ट मास्टर है? इस 1000 मील के घेरे के भीतर कुछ अमर आरोहण सीमा के मास्टर थे, लेकिन जब अमर आरोहण सीमा के शिखर की बात आती थी तो केवल ऊंचे आसमान के मंडप का संप्रदाय मास्टर ही एक भूत की तरह दिखाई दे सकता था और गायब हो सकता था। इस व्यक्ति की उम्र ऊंचे आसमान के मंडप के अफवाह वाले संप्रदाय मास्टर के समान थी। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग उसे गलती से पहचान, मिस्टेकनली रिकॉग्नाइज लेंगे। वह नहीं है। हुमान ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। जब वह युवा था तो उसने ऊंचे आसमान के मंडप के संप्रदाय मास्टर को देखा था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से उसका रूप याद था। वह उसके सामने इस बूढ़े आदमी से पूरी तरह से अलग था। इसके अलावा, हालांकि यह व्यक्ति अमर आरोहण सीमा के शिखर पर था, लेकिन जो दबाव उसने हुमान को दिया वह अमर आरोहण सीमा से कहीं अधिक था। हुमान खुद एक अमर आरोहण सीमा 7वें चरण, इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री 7th स्टेज का मास्टर था, इसलिए अगर ऊंचे आसमान के मंडप का संप्रदाय मास्टर व्यक्तिगत रूप से आता तो भी उसे बहुत अधिक दबाव महसूस नहीं होता। उसके सामने का बूढ़ा आदमी अलग था। जब हुमान ने उसे देखा तो यह एक ऐसे पहाड़ को देखने जैसा था जिस पर कभी चढ़ा नहीं जा सकता, एक नदी जिसे पार नहीं किया जा सकता। भले ही वह जीवन भर की ऊर्जा खर्च करे, वह केवल उसकी पीठ को ऊपर देख सकता था। यह एहसास बहुत अजीब था, लेकिन हुमान ने हमेशा अपने सहज ज्ञान, इंट्यूशन पर भरोसा किया। ये बूढ़ा आदमी, वह एक दुश्मन नहीं हो सकता, वह एक दुश्मन नहीं हो सकता। यह मास्टर कहाँ से आया? हुमान का चेहरा गंभीर था। वह आगे बढ़ा, अपनी मुट्ठी को कपड़े में लपेटा और सम्मानपूर्वक पूछा, क्या मैं वरिष्ठ सीनियर का नाम पूछ सकता हूँ? जो व्यक्ति आया था वह स्वाभाविक रूप से अनीशपाल यादव था। अनीशपाल यादव लंबे समय से अपने गुस्से को दबा रहे थे। मूल रूप से जब वह ऊंचे आसमान के मंडप लौटे थे तो वह विक्रमजीत सिंह के साथ परेशानी ढूंढना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि उनका शिष्य चुपके से जीवप्ति त्रिपाठी को ढूंढेगा, इसलिए उन्होंने 2 दिनों तक उसका इंतजार किया। ये पुष्टि करने के बाद कि वह वास्तव में एकांतवास में थी, वह आराम से आ गए। तुम विक्रमजीत सिंह हो? अनीशपाल यादव ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उनकी आंखें एक बाज की तरह हुमान पर टिकी थीं। हुमान की जीवन शक्ति अनजाने में चली सर्कुलेटेड गई, मानो वह एक जीवन या मृत्यु के संकट में हो, लेकिन उसने इसे दिखाया नहीं। आखिरकार वह एक गिरोह का नेता था, उसका मन मजबूत था। अगर वह विपरीत पक्ष के कुछ शब्दों से डर गया तो ये किस तरह का घोटाला, स्कैंडल होगा।
ये खून समूह का नेता हुमान है, मैं वरिष्ठ को नहीं जानता। इससे पहले कि हुमान अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसे अनीशपाल यादव ने बाधित इंटरप्टेड कर दिया। उनका लहजा अधैर्य अम्पेशेंस से भरा था। अगर तुम विक्रमजीत सिंह नहीं हो तो तुम बाधा क्यों डाल रहे हो? हुमान ने कड़वाहट बिटरनेस का एक विस्फोट महसूस किया, लेकिन उसके लिए अपना गुस्सा निकालना अच्छा नहीं था। जब वह एक या दो चीजें समझाने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था, अनीशपाल यादव पहले ही भड़क उठे थे। लानत है विक्रमजीत सिंह को, तुम्हारी 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को, इस बूढ़े आदमी के लिए यहाँ से दफा गेट द हेल आउट हो जाओ। इस दहाड़ को वास्तव में पृथ्वी को हिलाने अर्थ शैटरिंग वाला कहा जा सकता है। पृथ्वी को हिलाना और पृथ्वी को हिलाना। पूरे खून समूह, यहाँ तक कि तूफान सदन और ऊंचे आसमान के मंडप के लोगों ने भी इसे स्पष्ट रूप से सुना। दहाड़ के बाद पूरी जगह शांत थी। अमर आरोहण सीमा और जीवन शक्ति सीमा युआनची बाउंड्री के विशेषज्ञों का एक समूह सभी अनीशपाल यादव को मूर्खतापूर्ण तरीके से देखा, हक्के बक्के, डम्फाउंडेड और हैरान फ्लैबरगास्टेड रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भयानक विशेषज्ञ वास्तव में अपना मुंह खोलेगा और लोगों को श्राप कर्स देगा, और इसके अलावा इतने दुष्ट और अश्लील वल्गर तरीके से श्राप देगा। तुम्हारा व्यवहार डमीनर कहाँ है? तुम्हारी पहचान आइडेंटिटी कहाँ है? थोड़ी सी ताकत और प्रतिष्ठा वाला कोई भी विशेषज्ञ ऐसा काम नहीं करेगा, है ना? अंत में उसने अपने आत्मखेती, सेल्फ कल्टिवेशन और व्यवहार को फेंकने के लिए किस तरह की नफरत की थी। विक्रमजीत सिंह ने उसके परिवार की मुर्गी चुरा ली और उसके परिवार के कुत्ते को झपट लिया, अप्रत्याशित रूप से उसे इतना गुस्सा दिलाया। हालांकि अनीशपाल यादव की दहाड़ ने खून समूह के लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आया कि नवागंतुक न्यूकमर अच्छा नहीं था। हुमान ने शांत चेहरे से कहा, वरिष्ठ, क्या हम चीजों पर बात कर सकते हैं? हालांकि नवागंतुक की शक्ति निरंकुश टायरानिकल थी, हुमान उसका दुश्मन नहीं बनना चाहता था, लेकिन विक्रमजीत सिंह अभी भी खून समूह का उपनेता था। अगर अनीशपाल यादव ने उसे थप्पड़ मारा तो हुमान को उसका आधा पीड़ित होना पड़ेगा। मैंने कहा कि तुम सुन्नत नम हो। विक्रमजीत सिंह को यहाँ से दफा होने के लिए कहो। अगर वह आज बाहर नहीं आता है तो उसका सिर काट दो और इस बूढ़े आदमी को पेशाब घर यूराइनल के रूप में दे दो। ये बूढ़ा आदमी तुम्हारे खून समूह का कत्लेआम स्लॉटर करेगा। अनीशपाल यादव आक्रामक अग्रेसिवली रूप से परेशानी ढूंढने आए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से विचाराधीन व्यक्ति को नहीं देखा। उनका गुस्सा कल्पना किया जा सकता है। खून समूह, उन्होंने वास्तव में उन्हें अपनी आंखों में नहीं डाला। हुमान के चेहरे पर एक हत्यारा लुक, मर्डरस लुक दिखाई दिया। यहाँ तक कि मिट्टी के एक व्यक्ति में भी 3 बिंदु गुस्सा होता है। हुमान का उल्लेख नहीं है जिसका हिंसक गुस्सा वायलेंट टेम्पर था। अगर उसे अनीशपाल यादव की शक्ति के बारे में संकोच स्क्रूपल्स नहीं होता तो वह इतना दयालु काइंड कैसे हो सकता था? लेकिन अनीशपाल यादव ने उसे कोई चेहरा नहीं दिया। हुमान वास्तव में गुस्से में था। अरे, विक्रमजीत सिंह एक डरपोक काउर्ड है, इस बूढ़े आदमी को बाहर आने और देखने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अनीशपाल यादव ने तिरस्कारपूर्वक कंटेम्प्चुअसली नीचे देखा और कहा। इस बार यह एक युवक था जिसने ठंडे चेहरे से जवाब दिया, बूढ़े सज्जन, ओल्ड मिस्टर, क्या आप अपने शब्दों पर ध्यान दे सकते हैं? आपके और मेरे दादाजी के बीच किस तरह की दुश्मनी है कि आप इस तरह से उनका अपमान इंसल्ट करने की हिम्मत करते हैं? बोलने वाला व्यक्ति लॉन्ग जून था। अनीशपाल यादव ने विक्रमजीत सिंह को डांटा। उसके गंदे शब्द सुनने में अत्यंत अप्रिय, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट थे। सिंह परिवार के सदस्य के रूप में लॉन्ग जून कैसे सहन कर सकता था? इस तथ्य पर भरोसा करते हुए कि यह खून समूह का मुख्यालय था, वहां कई विशेषज्ञ थे, उसने तुरंत जवाबी हमला रिटॉर्टेड किया। अगर वह अमर आरोहण सीमा के शिखर पर था तो क्या खून समूह में भी अमर आरोहण सीमा के विशेषज्ञ हैं? अगर तुम वास्तव में यहाँ लड़ने की हिम्मत करते हो तो तुम वापस नहीं जा पाओगे। तुम्हारा दादा, अनीशपाल यादव ने अपनी आंखें सिकुड़ी, लॉन्ग जून को घूरते हुए। जिस व्यक्ति को बूढ़ा आदमी ढूंढ रहा है वह मेरा दादा है। लॉन्ग जून ने गहरी आवाज में जवाब दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। अनीशपाल यादव हंसे। अजगर अजगरों को जन्म देते हैं, फीनिक्स फीनिक्सों को जन्म देते हैं, चूहे बच्चों को जन्म देते हैं। वह लॉन्ग हुई एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। तुम उसके बड़े भाई हो, तुम भी एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो। वह लॉन्ग हुई के सिर को कैसे ऊपर लाया? सभी ने अचानक महसूस किया कि इस बूढ़े आदमी का मन स्पष्ट नहीं था। वह बड़बड़ा रहा था, उन्हें नहीं पता था कि वह क्या कहना चाहता था। लॉन्ग जून ने गुस्से से कहा, बूढ़े आदमी, इतने असभ्य सेविज मत बनो। ये खून समूह है, ये तुम्हारे अत्याचार अट्रोशियसली करने की बारी नहीं है। गद्यांश का भावार्थ और मुख्य बिंदु। एपिसोड 121 दो मुख्य भूखंडों पर केंद्रित है, खून समूह के भीतर का अज्ञात रहस्य और अनीशपाल यादव का हिंसक और अपमानजनक आक्रमण अटैक। तारांकन रेशमा का रहस्य और हुमान का पछतावा। तारांकन खून समूह के खनन क्षेत्र के नीचे रहस्यमय प्रतिबंध पाए जाते हैं। हुमान ने विक्रमजीत सिंह को इसे तोड़ने का जिम्मा सौंपा। तारांकन हुमान को पता चलता है कि उसकी बेटी रेशमा को ये जानकारी एक विशेषज्ञ से मिली थी जिसे वह बहुत शक्तिशाली मानता है।
तारांकन रेशमा अपने पिता से नाराज है क्योंकि उसने विशेषज्ञ की बात नहीं मानी और इस रहस्य को सिंह परिवार से गुप्त नहीं रखा। हुमान अपनी बेटी के सच्चे प्यार के कारण उस अज्ञात विशेषज्ञ के लिए अपनी बेटी को जीतने की कल्पना करने लगता है। तारांकन अनीशपाल यादव का भयंकर आगमन। तारांकन अनीशपाल यादव रवीना सिंह को खतरे में डालने के कारण विक्रमजीत सिंह और खून समूह से बदला लेने के लिए हत्या के इरादे के साथ खून समूह के मुख्यालय पहुंचते हैं। तारांकन उनकी शक्ति अमर आरोहण सीमा के शिखर पर, लेकिन हुमान को उससे भी अधिक शक्तिशाली महसूस होता है। हुमान और अन्य विशेषज्ञों को हक्का बक्का कर देती है। तारांकन अनीशपाल यादव का व्यवहार उनकी शक्ति के विपरीत है। वह सार्वजनिक रूप से विक्रमजीत सिंह और उसके पूर्वजों को अश्लील तरीके से गालियां देते हैं, जिससे खून समूह के लोग स्तब्ध रह जाते हैं। तारांकन लॉन्ग जून, विक्रमजीत सिंह का पोता, अपने दादाजी के अपमान का जवाब देता है, जिससे अनीशपाल यादव का ध्यान उस पर जाता है। अनीशपाल यादव का गुस्सा अब लॉन्ग हुई से विक्रमजीत सिंह और उसके परिवार की ओर निर्देशित हो गया है। यह एपिसोड टकराव क्लैश की स्थापना करता है और हुमान के सामने एक बड़ी दुविधा डिलेमा प्रस्तुत करता है, जिसे अनीशपाल यादव के क्रोध और अपने उपनेता की रक्षा के बीच चयन करना होगा।